तो अर्पित भाई मैंने एक चीज नोटिस करी है अपने पास हुँ, पॉडकास्ट में और एथीज क्रिएटर्स में भी कि हम ना एक हुँ, एको चेम्बर बिल्ड कर रहे हैं। हुँ, हम एक एंटरटेनमेंट सोर्स बन चुके हैं, लेट्स से एथीज लोगों का या फिर एंटी नेटलिस्ट का, जहाँ पे आकर ना वो वही सुनते हैं जिससे उनको रिलेटेबल लगता है। सुन के उनको लगता है कि हाँ हम तो बड़े इंटेलिजेंट हैं। लेट्स से कोई एथीस अपना वीडियो देख रहा है या फिर किसी और का भी देख रहा है, एथीस कंटेंट क्रिएटर का। हुँ, उसको पता क्या लगता है कि हाँ ये वीडियो देख के ना मुझे ऐसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स मिल गए, लेट्स से, जिससे मैं अपने फ्रेंड्स ग्रुप में फेंक सकता हूँ, जिससे ये लगेगा कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। क्योंकि हुँ, मैं एथीस की अगर जर्नी बताऊं, लेट्स से मैं जब एथीस बना, लाइक गॉड को नकारना, इट वाज द इजीएस्ट थिंग फॉर मी। हुँ, कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो मैं क्यों मानूं? सिंपल बात खत्म। मैंने हुँ, कभी भी ना यूट्यूब पे जाके एथीस कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियोस नहीं देखी या डिबेट्स नहीं दिखी, क्योंकि हुँ, मुझे वो पॉइंटलेस लगती थी। मैं अगर जान चुका हूं कि भगवान नहीं है, मैं उसी पे फिर आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करके क्या करूंगा? मेरे लिए वो हुँ, प्रोडक्टिव नहीं था। सेम गोज फॉर अदर फिलोसफीज ऑल्सो। जैसे अभी हुँ, एंटी नेटलिज्म के लिए लोग बावले हो रखे हैं, इनका भी मुझे यही लगता है। अब इन्होंने लेट्स से अपना एक मॉडल ग्राउंड ले लिया कि हम बच्चे नहीं करेंगे। हुँ, अभी ये डिफरेंट डिफरेंट एंटी नेटलिज्म के वाले क्रिएटर्स को फॉलो कर रहे हैं, उनके आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स रट्टा मार रहे हैं। क्यों? ताकि वो हमारे वीडियो पे आके हमें गालियां दे सकें और काउंटर दे सकें। लाइक मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। एक चीज आपको समझ आ गई तो मूव ऑन, है ना? हुँ, तो अब जो हम वीडियोस बनाते हैं, जैसे अगर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ना कि इंडिया से सुपरस्टिशंस या फिर ऐसे बिलीफ सिस्टम जो बहुत हुँ, रिजिड है, उनको कैसे निकाला जाए, तो मेरी हुँ, जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो है ऐसे लोग जो अंधविश्वासी हैं। मेरी टारगेट ऑडियंस कभी एथीस्ट थी ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एथीस्ट हैं। मैं उनको दोबारा समझा के क्या करूंगा? मुझे उनका बिग बॉस नहीं बनना। जैसे हम बिग सही। बॉस देखते हैं ना अपने एंटरटेनमेंट के लिए, ये हुँ, भी वही काम कर रहे हैं। तो अब मैंने जब तक ये, जैसे ही हमने ये चैनल स्टार्ट किया, जैसे 10 महीने हो चुके हैं, हमारे चैनल पे मोस्टली एथीस्ट हैं। रिलीजियस हुँ, पर्सन 1 या 2% भी नहीं होंगे। तो आई फेल्ट दैट मैं अपनी जॉब में, लेट्स से ये मेरा ऑब्जेक्टिव था, मैं उस पर फेल हुआ हूँ, बेसिकली हुँ, स्पीकिंग, है ना? तो अब हमें टारगेट करना है रिलीजियस लोगों को। तभी मैंने ये टाइटल, थंबनेल भी इस वीडियो को ऐसा रखा है कि मैं उनको टारगेट कर पाऊँ, उनकी फीड तक ये वीडियो पहुंचे। क्योंकि एल्गोरिथम मेक श्योर करेगा। लेट्स से अगर मैं ये कंटेंट बनाता हूँ ना कि व्हाई रिलीजन इज स्टूपिड, एल्गोरिदम मेक श्योर करेगा कि ये जो कंटेंट है ना वो एथीस्ट लोगों तक पहुंचे, क्योंकि उनकी फीड भरी पड़ी होगी ऐसे कंटेंट से। जो एक रिलीजियस राइट, पर्सन है, उसकी फीड पे तो प्रेमानंद बाबा जी छाए हुए हैं, हमारा वीडियो पहुंचेगा भी नहीं उसकी फीड तक। हाँ, तो हाँ, हम अच्छा। ऑब्जेक्टिव में, पर्पस में फेल कर रहे हैं, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि कैसे हम रियल इम्पैक्ट ला सकते हैं, एक प्रैक्टिकल इम्पैक्ट? क्योंकि ये तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट सोर्स बना हुआ है फॉर एथीस्ट लोग, जिनको ये कंटेंट हुँ, देखने की जरूरत भी नहीं है। तो आपका इस पे क्या सही। ओपिनियन है? मैंने ना इस चीज़ को काफ़ी पहले महसूस कर लिया था। मैंने जब अपना चैनल बनाया था, तो पहले चैनल मेरे चैनल का नाम भी ये नहीं था। मेरे चैनल का नाम भी बड़ा प्रोवोकेटिव था। मेरे चैनल का नाम था आस्था मुक्ति। और अच्छा। उसका जो लोगो था वो भी इतना प्रोवोकेटिव था कि मतलब देख के ही बंदा यू टर्न ले और वापस कभी लौट के ना आए। लेकिन जब मैंने 7-8 वीडियो बना ली उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो मैं एक वही अपना इको चैम्बर बिल्ड करता जा रहा हूँ। तो वही सारे हाँ। लोग हैं जो अपना जुड़ते हैं, वीडियो डालता हूँ, वाह-वाह करते हैं। मैंने कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा क्योंकि जो मोटिव है वो तो ये है ना कि जो ये बातें हैं, जो जो लोग ऑलरेडी अवेयर हैं उनको बार-बार आप वही बातें बता के उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। हाँ। तो फिर मुझे ये समझ में आया, फिर मुझे लगा कि मेरे को अपना जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा वाइडर करना पड़ेगा। केवल यही बातें रिपीट करने से फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक एथिज़्म वाली बात थी, तो वो तो चीज़ मतलब मेरे भी क्लियर हो गई थी और मुझे ऐसा शुरू में मुझे भी लगा था, मैंने कहा ठीक है, अब इसमें ज़्यादा क्या इसमें बात करें। ठीक है, पता चल गया यार जब कोई सबूत ही नहीं है तो क्या फालतू मगजमारी हुँ, करनी। लेकिन फिर क्या हुआ कि बहुत सारे जो बिलीवर्स हैं, उनकी जो आर्गुमेंट्स हैं वो सामने आने लगी और हुँ, सोशल मीडिया पे जब मैं उस पे फेसबुक पे एक्टिव हुआ करता था, उस समय यूट्यूब चैनल भी नहीं था मेरा। तो वहाँ से जैसे मैं कुछ थोड़ा बहुत मैंने शुरू में लिखा था, तो लोग वहाँ से ला-ला के मेरे को दे देते कि देखो इन्होंने ये बात कही है, अब इसका क्या काउंटर है। तो मैं वो काउंटर्स देता था, मैं काउंटर्स में पोस्ट लिखता रहता था। ठीक है? तो वहाँ तक भी ठीक चल रहा था। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इसमें इतना कोई वो नहीं है, धीरे-धीरे लोग समझ जाएँगे। लेकिन फिर मैंने देखा कि यार ये तो सूडो साइंस भी प्रमोट हो रही है इसके सहारे। वो जो पॉइंट था उसने मेरे को परेशान किया। अब जैसे एक एक आचार्य थे, यहीं कहीं
कोई आर्य समाजी आचार्य हैं वो, और उन्होंने जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, उसको खारिज करने के लिए एक तर्क की एक वीडियो बनाई थी, और कई सारे उन्होंने आर्टिकल्स वगैरह भी लिखे थे, और वो मेरे पास लगा था क्योंकि मैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर ऑलरेडी मैं एक लंबा आर्टिकल मैंने फेसबुक पे लिख दिया था। तो मेरे पास वो ऑलरेडी लोग लेके आ रहे लगे कि भाई देखो ये तो ये इसको ऐसे-ऐसे गलत बता रहे हैं। अच्छा, उसी समय पर क्या हुआ कि जो एक शिक्षा मंत्री थे उस समय पर, सतपाल सतपाल करके कुछ नाम है उनका, वो हाँ। शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। तो उन्होंने भी ये बयान दिया था प्रेस में कि जो डार्विन की थ्योरी है वो गलत है और स्कूलों में गलत शिक्षा पढ़ाई जा रही है, हम इन बंदरों से नहीं आए हैं। ठीक है ना? बाद में फिर वो कई वैज्ञानिक वगैरह थे, उन्होंने भी उसका विरोध किया। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा मतलब गलत चल रहा है कि मतलब धर्म के नाम पे चलो ठीक है, आप बिलीव करो किसी गॉड में, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन आप तो बच्चों के दिमागों को खराब कर रहे हो, उनको साइंस से दूर कर रहे हो। तो यहाँ से मेरे आइडिया हुआ है, मैंने कहा यार ये तो इसको तो काउंटर करना पड़ेगा। तो जो मेरी पहली वीडियो है ना मेरे चैनल पर, वो उसी पर मैंने बनाई थी। जो वो आचार्य थे उनको मैंने डिबंक करते हुए बनाई थी। तो वहाँ से शुरुआत हुई। तो मेरा जो फिर मोटिव ये बन गया, मैंने कहा ठीक है, जो सूडो साइंस वगैरह जो कोई फैलाएगा तो मैं उसको डिबंक करूँगा। ठीक है, गॉड-वॉड पर तो इतना कोई वो ज़रूरत नहीं है बात करने की, लोग मतलब धीरे-धीरे समझ ही जाएँगे। हाँ, बाकी अगर कोई अगर ऐसा तर्क देता है जो जो कि लगता है कि भई लोगों को लगता है यार ये तो उसका काउंटर नहीं है, तो उसका चलो काउंटर देने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे करके शुरुआत हुई। तो लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मेरे को समझ में आ गया कि यार ये जो मेरा तरीका है, ये केवल एक इको चैम्बर क्रिएट कर रहा है और इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो फिर मैंने दूसरी जो अप्रोच अपनाई, मैंने कहा एक काम करते हैं कि साइंस पर बात करते हैं। क्योंकि जो साइंस है वो एक ऐसी चीज़ है कि वो एक जिज्ञासा को हमारी सैटिस्फाइड करती है, और जिज्ञासा हर बिल्कुल। किसी के अंदर होती है। वो चाहे रिलीजियस आदमी हो, चाहे रिलीजियस आदमी हो, दोनों के अंदर जिज्ञासा होती है। वो जानना चाहते हैं यार ये हमारे जो आस-पास चल रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है ये? इसके पीछे क्या रहस्य है? तो मैंने फिर उस पर बनानी शुरू कर दी। तो वहाँ से जो है मुझे कुछ मेरा मतलब चैनल ग्रोथ करा और कुछ नई ऑडियंस मेरे साथ जुड़नी शुरू। तो ये मेरे को एक तो चीज़ समझ में आई। तो मैं फिर जो है मैं कंटेंट बनाता था, लेकिन उस कंटेंट में मैं बिल्कुल साइंस से ही जोड़कर सारी चीज़ें बताया करता था। लेकिन धीरे-धीरे वहाँ पर भी एक थोड़ा-सा एक इको चैम्बर टाइप का बनने लगा, क्योंकि एक लोग थे जो कि साइंस के फेवर में थे और वो साइंस को समझना चाहते थे, सुनना चाहते थे। ठीक है ना? बाकी जो दूसरे लोग थे वो धीरे-धीरे समझने लगे कि यार ये बात तो साइंस की करता है, लेकिन ये फिर घुमा-फिरा के हमारे जो बिलीफ्स हैं उनको प्रोपेगेंडा सपोर्ट नहीं फैला रहा करता। हाँ, पता है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो धीरे-धीरे करके वो भी फिर मैंने कहा चलो इसको भी टैकल करते हैं। फिर मैंने फिर धीरे-धीरे जो सोशल जो मुद्दे हैं वो उठाने शुरू कर दिए। तो ये मैंने ये रास्ता अपनाया। अच्छा, दूसरा एक जो रास्ता है जो कि लोग अपना लेते हैं ये करने के लिए, और वो ये है कि वो किसी तरह से उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं कि जैसे मान लें कि वो फिर ऐसी एक न्यूट्रल सी बात करेंगे। उसमें कोई आपको क्लियर बात नहीं करेंगे। जैसे कि अभी अगर किसी ने पूछा कि अच्छा बताओ कि भगवान है कि नहीं है? तो वो क्लियर कट आंसर नहीं देगा। वो ये नहीं कहेगा कि अभी तक देखो जो प्रमाण वगैरह मिलते हैं और जिस तरह से भगवान के बारे में लोग डिफाइन करते हैं, उन सबको अगर हम एनालाइज़ करते हैं, हमें पता चलता है कि भई अभी इसका कोई ऐसा सबूत नहीं है हमारे पास जो कि हम इसको एक्सेप्ट कर सकें। वो ऐसा कुछ आंसर नहीं देंगे। वो घुमा लेंगे बात को। वो कहेंगे कि देखो ये दोनों ही बातें ना जो हैं एक ही जैसी हैं। एक आदमी है जो कि नकार रहा है भगवान को, और एक आदमी जो कह रहा है कि भगवान है। ये दोनों ही एक ही तल पर बात कर रहे हैं। ये दोनों ही एक ज्ञानी हैं। दोनों ने किसी ने भी भगवान है या नहीं है इसका एक्सपीरियंस नहीं करा है। असल बंदा तो वो है जो कि मतलब इसको खोजने के लिए निकले, जो कि जाने उसको, वही उसके अंदर ही जिज्ञासा है, वही जो है सत्य तक पहुँच सकता है। सत्य तो है देखो, अब देखो बात घूमते-घूमते कहाँ तक जाएगी, कि देखो चलो तुम किसी भी चीज़ को नकार सकते हो, क्या सत्य को भी नकार सकते हो? सत्य तो एग्ज़िस्ट करता है। तो हम सत्य को खोज रहे हैं। अब वो इस तरह से बात को घुमाने लगेंगे। और उसका पर्पज़ यही होता है कि दोनों साइड के लोगों को कैटर कर लें, दोनों को तरफ हमारा निशाना लग जाए। जो एथीस्ट आदमी है वो भी ना छिटक कर जाए, और जो एथीस्ट है वो भी, उसको भी लगे कि हाँ यार ये कोई नई बात बताई जा रही है। तो ये इस तरह का, लेकिन इस तरह के तरीके को भी मैंने मतलब सोचा, इस पर भी विचार किया कि क्या ये तरीका भी अपनाया जा सकता है? कि मतलब जैसे कि रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करने के बजाय उनको ये कहा जाए नहीं, नहीं इनमें जो बातें लिखी हैं, उनका मतलब ये नहीं था, उनका तो मतलब ये था, और जो है और लोगों जैसे ने वो बाद में इसमें करते हैं शामिल अपने कर। आचार्य जी। हाँ, वही। लेकिन उसका फिर फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बेसिकली क्या है कि जो हमारी जो दिमाग है ना, उसको एक किक मिलनी, मतलब किक कहें कि एक ऐसा झटका लगना ज़रूरी है ताकि वो वास्तविकता में आए। वो जो बंधन जो उसने बचपन से हमने जोड़ लिए हैं स्क्रिप्चर्स के साथ में, धर्म के साथ में, उन परंपराओं के साथ में, वो उनको झटका लगना ज़रूरी है। वो उसके झटके के बिना नहीं छूटते वो। जब तक आपको कोई लगे ना, आपको आप उन पर रीथिंक ना करो, और रीथिंक ना करने के बजाय ये वाला जो तरीका है, ये कम्फर्ट देता है।
जैसे कोई आदमी है, बिलीवर है, भगवान पर विश्वास करता है, अपने धर्म की किताबों पर विश्वास करता है। अब अगर वो कोई ऐसे गुरु को सुनेगा जो कि ये बात कर रहा है कि नहीं-नहीं आप जो सोच रहे हो ना भगवान का अर्थ ये नहीं है, भगवान का अर्थ तो ये है और भगवान को ऐसे नहीं जानना, उसको उसको उस मतलब नकारना नहीं है, उसको हम खोज सकते हैं, खोजने का तरीके हैं। धर्मों ग्रंथों में जो बात लिखी, तो वो उसको ना किक नहीं मिलती। उसको उसको कोई अंदर से कोई हुँ, डिस्कम्फर्ट पैदा नहीं होता। वो जस्ट एक एक बड़ा कम्फर्ट पैदा होता है उसके लिए वो जो और वो एक जो सवाल भी अगर उसके अंदर कहीं उठ रहा है, जैसे अगर उसके हुँ, अंदर सवाल उठ रहा है, यार भगवान को हम इतनी पूजा-वूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन यार आज तक कोई ऐसा सबूत-वबूत तो मैंने देखा नहीं, कैसे मतलब हम पता करें? तो उसकी जो सारी जो जिज्ञासा है, धर्म ग्रंथों को लेकर, भगवान को लेकर, परंपराओं को लेकर, उन सबको जो है ये न्यूट्रलाइज़ कर दिया जाता है। और हुँ, वो एक रियल जो जिज्ञासा थी, जो कहीं किसी मकाम तक पहुँच सकती थी, जिसके अंदर संभावना थी कि अगर उसको थोड़ी-सी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन कहीं से प्रोवाइड कराई जाती, तो हो सकता था वो बंदा इन सब बंधनों से आज़ाद हो गया होता। वो आज़ाद नहीं होता। तो ये तरीका जो है मुझे मतलब समझ नहीं आया। हालाँकि इस तरीके से आप बहुत लोग जोड़ सकते हो, क्योंकि ये दोनों तरफ काम हुँ, करता है। ये दोनों आप मतलब सोचो कि ये ऐसा है कि एथिस्ट पे भी काम करता है, थीस्ट पे भी काम करता है। जो एग्नोस्टिक है, उस पे भी सब ये मतलब ऐसा है कि हर किसी पे जाके हिट करता है। तो इससे आप हुँ, बहुत बड़ी जो भीड़ जुटा लेते हो। जो ओशो थे, ओशो ने इतनी भारी भारी जो भीड़ जुटाई, उसके पीछे वजह ये थी कि वो उपनिषदों पे बात कर रहे हैं, वो गीता पे बात कर रहे हैं, वो बाइबल पे बात कर रहे हैं, हाँ, धर्म ग्रंथों पे बात कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि यार, अरे ये तो हमारे धर्म के ग्रंथ पे बोल रहे हैं। जैनों को लग रहा है, अरे ये तो महावीर पर बोल रहे हैं। जो हिंदू हैं, उनको लग रहा है, अरे ये तो कृष्ण पर बोल रहे हैं। ऐसे करके आदमी जो उसके जो अंदर जो बंधन है, उसी से आकर बंदा जाकर आपकी बात सुनता है। अगर आप उस हुँ, ऐसी बात करते हो जो कि उसको चोट पहुँचाए अंदर, उसको उसको तकलीफ दे, वो तो आपकी बात सुनता नहीं, वो चला जाता है। तो ये इस तरीके में कमी ये है। ओशो के भी बहुत सारे जो लोग हैं, मैंने देखा है कि मतलब हालाँकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें काफ़ी क्लैरिटी है, कम से कम उनके अंदर वो कट्टरता नहीं दिखती मेरे को। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक तो जो उनकी मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, उनमें जाकर फँस गए हैं वो। वो वही मेडिटेशन वगैरह जो है उसमें हाँ, वो सब करते रहते हैं। ठीक है ना? दूसरा जाकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उनकी कुछ बातों को सेलेक्टिवली लेते हैं। मतलब अगर और उनमें ज़्यादातर जो हिंदी भाषी लोग हैं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर जो हिंदी जो डिस्कोर्स हैं वही सुने हैं, जो कि उन्होंने उपनिषदों पे बोले हैं, गीता पर बोले हैं और इंग्लिश डिस्कोर्स उन्होंने सुने नहीं है, जिसमें कि उन्होंने बहुत मतलब ऐसी बातें कही हैं जो कि शायद उनको चोट कर जाएँ। तो वो उनको लगता है कि हाँ यार, ये जो है यही ज्ञान है। तो ये हुँ, बड़ी दिक्कत है। तो इसका मुझे फिर अल्टीमेटली जब मैंने पूरा अच्छे से सोचा, समझा तो मुझे यही समझ में आया कि यार तरीका यही है कि खरा सच ही बोलना पड़ेगा। हो सकता है सुनने वाले बहुत कम हों, बहुत ज़्यादा लोग ना सुनें। उसमें हम क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, किस तरह से लोगों को लुभा सकते हैं, किस तरह से लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं, वो तरीका हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन उसमें घाल-मेल करना, उस सच में घाल-मेल हुँ, करना, वो तरीका ठीक नहीं है। क्योंकि वो तरीका अगर 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 अपनाया तो बड़ा मतलब फिर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं और मतलब इंडिया की दुर्दशा का ना कारण ही यही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है बुद्धिमान लोग पैदा नहीं हुए। बहुत अच्छे-अच्छे मतलब महापुरुष पैदा हुए हैं। विवेकानंद की अगर बात करें कबीर की बात करें, ओशो की भी बात करें, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिन्होंने बहुत जिनके अंदर कुव्वत थी समाज को जगाने की। लेकिन उन्होंने शायद लगता है उन्होंने वही तरीका अपनाया। उन्होंने लगा कि यार एक तो अच्छा वो थे भी उतने पुराने टाइम में, आज हम इंटरनेट के दौर में ये बात कर हाँ, पा रहे हैं। लेकिन उस दौर में वो बात को करना भी जो है बहुत बड़ी मुश्किल बात थी। होता था तो पहले, हाँ, मुश्किल होता, बहुत मुश्किल होता था। तो उन्होंने वो तरीका अपनाया लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वही हम वेस्ट में देखते हैं। वेस्ट के अंदर हमें जो ये जो तार्किक बात करने वाले, रिलिजन से अलग होकर, ऐसे लोगों की एक पूरी हमें परंपरा देखने को मिलती है। उन वहाँ की जो फ़िलॉसफ़ी है, वो धर्म से सेपरेट चलती है। ये एक बहुत बड़ी हुँ, उपलब्धि है कि और ये बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से वहाँ पर विज्ञान विकसित हो पाया और भारत में नहीं हो पाया। वहाँ पर सेकुलरिज़्म आया, भारत में हमें उधार लेकर सेकुलरिज़्म लाना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी वजह है और मैं चाहता हूँ कि भारत के अंदर ये चीज़ हो। भारत में लोग बिना धर्म से जुड़े शुद्ध सत्य की बात करना सीखें। सत्य की बात करने का मतलब हुँ, सिर्फ़ ये ना हो जाए कि वो हमें किसी गीता की उठा के बात करनी है, हमें उपनिषदों से उठा के बात करनी है। हम सेपरेटली क्यों नहीं कर सकते? मुझे ये समझ में नहीं आता। जब भी हम किसी पुरानी किताब को उठाकर अगर हम बात करेंगे, तो वो बात कहीं न कहीं आपके अंदर जो एक एक मोह का धागा जुड़ा हुआ है ना आपके धर्म से, वो एक उस कम्फ़र्ट के लेवल पर आपको लेके जाएगी और आप मुक्त नहीं हो पाओगे उससे। ये हुँ। दिक्कत है सारी। गौरव तेरे को क्या लगता है इस पे? देखो अर्पित भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ना झकझोरने की जरूरत होती है इंसानों को, ताकि उनको कंफर्ट जोन से निकाला जाए। प्रॉब्लम इस तरीके में ये है कि क्योंकि ना जो हम वर्डिंग्स आजकल यूज करे जाते हैं, कोई भी रैशनल के नाम से कोई भी मतलब यूज कर रहा हो, एथिस्टिक इन्फ्लुएंसर्स जिस तरीके के वर्डिंग्स यूज करते हैं, सामने वो तुरंत ना सामने वाले को आहत करता है दिल के अंदर।
उसको हाँ, लगेगा सेंटिमेंट्स ही ये हर्ट हो जाते हैं बंदे के। सेंटिमेंट्स हर्ट्स हो रहा है और सामने वाला ये सोचता है ये ना मुझे कुछ समझा नहीं रहा, ये मुझे गाली दे रहा है, जिस चीज को मैं बिलीव करता हूँ ना उसको गाली दे रहा है। मैं समझ रहा हूँ ये बात। मैं मिडल रोड की बात इसलिए कहता हूँ कि बार बार कि ना उनको थोड़ा सा सॉफन करने की जरूरत है। सॉफन वो वाला तरीका नहीं कि उनको बताया जाए कि ये अलग तरीका है, या फिर इसको आप मतलब अलग ही तरीके से या फिर मिसगाइड करके इसी में फंसे रहो। इसका मतलब ये होता है आपके फ्रेमवर्क में ही जो आप जीना चाहते हो। अगर आप भगवान को मानना चाहते हो ना, आप मानो, आप उस फ्रेमवर्क में ही रहो, पर ना अपना थोड़ी ना अपने परसेप्शन को थोड़ा सा शिफ्ट करो, उसी फ्रेमवर्क में फिलहाल रह के शिफ्ट करो। और ना बेसिकली इससे ये क्या होगा कि ना वो रिसेप्टिव हो जाते हैं आपकी बात सुनने के लिए। फिर आप अपने आइडियाज उनके लिए कर सकते हो कि ये बंदा सामने वाला कम से कम ना जो मैं मानता हूं ना उसकी अवहेलना तुरंत नहीं कर रहा है। पर अब कैसे इसमें करें? अगर लेट्स से मेरे सामने एक रिलीजियस पर्सन है, मेरा हम्म, ऑब्जेक्टिव ये है उसको इन सब चीजों से निकालने का, है ना? हम्म, तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि जैसे मैं अपने कमेंट सेक्शन में एथीस्ट लोगों को देखता हूँ, ये सीधा गालियां देते हैं कि वो लोग बिल्कुल बेवकूफ हैं। जैसे मेरे सामने एक रिलीजियस पर्सन है, उसको मैं बोला अबे तू तो बेवकूफ है, तू ये सब करना बंद कर दे, वो उल्टा मेरे को गाली देगा कि तू बेवकूफ है, तेरे को नहीं पता। और यही चलता है। जो हम्म, फेमस अभी गॉड डिबेट हुई जावेद अख्तर और मुफ्ती जी की, उस पे आई डाउट कि कोई रिलीजियस पर्सन इन्फ्लुएंस हो गया होगा जावेद अख्तर से, या फिर वाइस वर्सा। लोगों ने अपने अपने आर्ग्यूमेंट सुने अपने बिलीफ सिस्टम को लेके, और आपस में लोग भिड़ने लग गए। उनके हम्म, कमेंट सेक्शन में लड़ाइयाँ चल रही हैं। एथीस्ट लोग रिलीजियस लोगों को कह रहे हैं तू बेवकूफ है, एंड वाइस वर्सा। तो मेरे ख्याल से बेस्ट अप्रोच ये रहती होगी कि अब मेरी फैमिली में ऐसे लोग हैं जो रिलीजियस हैं, मैं उनको हम्म, डायरेक्टली बेवकूफ नहीं बोल सकता। और हम जितने भी आर्ग्यूमेंट्स देते हैं ना इस चैनल पे, अपने फ्रेंड्स फैमिली, मैंने सबको देख के ट्राई कर लिया भाई, मैं आज तक एक पर्सन को कन्विंस नहीं कर पाया टू बिकम एथीस्ट। तो ये वर्क तो नहीं करता है। मतलब मेरी फैमिली में अगर, जैसे मेरे पापा हैं वो रिलीजियस हैं, उनको मैं अगर कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ तो किसी अनजान बंदे को कैसे कर दूंगा? इवन ये आ माई जाए। माई गर्लफ्रेंड इज रिलीजियस, मैं इसको नहीं हम्म, कन्विंस कर पा रहा, तो ऐसे किसी को कैसे कर दूंगा? समझ रहे हो? सही बात तो है। ये ना, आई थिंक टाइम के साथ बंदा इवॉल्व होता है, ये खुद से ही चेंज आता है। उसको जो मर्जी आप कन्विंस करने के लिए आर्गुमेंट दे दो, वो खुद वो चेंज नहीं होने वाला। हाँ, हाँ। तो मैं कह रहा तभी मैं कहता हूँ थोड़ा सा फ्रेमवर्क शिफ्ट की बात करो। कोई अगर हम उसके सिर्फ नेगेटिव चीजें ही तुरंत सामने पेश कर देंगे ना उसके लिए, वो तुरंत ही कहते हैं ना, तुरंत एप्रीहेंसिव हो जाएगा, यार मैं क्यों करूं तेरी बात, तू तो साला मुझे गाली दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अर्पित भाई फर्स्ट आपको मुझे पता पता है। है ये फर्स्ट स्टेप, मुझे पता है क्या लगता है, अगर आप किसी हम्म, रिलीजियस पर्सन को कन्विंस करना चाहते हो ना टू हम्म, बिकम एथीस्ट, उनको गाली देना बंद करो। हुँ, उनको ये बोलना बंद करो कि तुम बेवकूफ हो। और तुम जो इवन हाईली सक्सेसफुल पीपल, एपीजे अब्दुल कलाम भी, आई थिंक वो रिलीजियस थे काफी, हुँ, लाइक ही बिलीव्ड इन गॉड। अब उनको क्या मैं इरेशनल या बेवकूफ बोलूं? मैं एक बार फैक्ट चेक कर लेता हूँ ये। तो ऐसे बहुत आपको रिलीजियस लोग मिलेंगे जो हाईली इंटेलिजेंट थे, स्मार्ट थे, लेकिन ना वो दो टाइप के रिलीजियस लोग होते हैं। एक पता है ऐसे होते हैं जो सिर्फ ये मानते हैं कि हाँ हो सकता है कोई सुप्रीम पावर है, और वो उनको लेट्स से एक ऑप्टिमिज्म देती है इन लाइफ टू डील विद प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस। एग्जैक्टली। वो सिर्फ अपना फेथ इसी तरफ रखते हैं और कुछ ऐसे कर्म कांड भी नहीं करते। जैसे गौरव भी आई थिंक उसी कैटेगरी में फॉल करता है। हाँ। या फिर तो कोई सिविक सेंस प्रॉब्लम्स भी फेस लाइक क्रिएट नहीं करता होगा इन आवर कंट्री। मैं जैसे अब थाईलैंड में रहता हूँ, यहाँ लोग हाईली रिलीजियस हैं, इट्स अ बुद्धिस्ट कंट्री। अब ये बुद्धिज्म को वैसे फॉलो नहीं कर रहे हैं जैसे गौतम बुद्ध बता के गए थे, इन्होंने अपना एक वर्जन बनाया है। ये मूर्ति पूजन में मानते हैं। गौतम बुद्ध की मूर्तियां जितनी थाईलैंड में मुझे दिखी है ना, मुझे कहीं नहीं दिखी। एंड गौतम बुद्ध वॉज अगेंस्ट मूर्ति पूजन, तो ये उसमें मानते हैं। ये पुनर्जन्म में भी मानते हैं, कर्मा वाली फिलॉसफी में मानते हैं। ये मानते हैं कि हम प्रे करेंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा। तो ये गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स है उनके बिल्कुल अगेंस्ट चल रहे हैं। बट स्टिल थाई पीपल आर हाई इन सिविक सेंस, हाईली कंपैशनेट, हाईली एम्पैथेटिक, मतलब दे आर द नाइसेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द नाइसेस्ट। तो रिलीजन या फिर उनका एक सुपरस्टिशियस माइंडसेट कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है थाईलैंड जैसी कंट्री में। तो इंडिया में अगर कोई रिलीजियस है भी, लेट्स से कोई एक सुप्रीम पावर में मानता है, एंड यू आर नॉट कॉजिंग एनी ट्रबल,
टू एनी अदर पीपल, तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं लगती मुझे। प्रॉब्लम हाँ, कोई वहां पे अराइज होती है जहां पे आप न्यूसेंस लेस से क्रिएट कर रहे हो फॉर अदर पीपल। राइट। जैसे अब घर पे कोई भजन कर रहा है लाउड स्पीकर चला के, उसको शायद ये सोचना है कि ठीक है, आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपको मन की शांति के लिए आप कर लो, 1-2 घंटे भजन करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस ये दिमाग में सोचना कि इस शोर से हो सकता है मेरे नेबर में कोई छोटा बच्चा हो, कोई स्कूल स्टूडेंट हो जो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, या कोई बुजुर्ग हो जिनको नींद नहीं आ रही है आपके शोर की वजह से। तो सिर्फ एक ये चीज सोच लो कि मेरे किसी एक्शन से किसी और पर्सन को कोई ट्रबल कॉज तो नहीं हो रही है। और ये चीज थाईलैंड में बहुत है, बहुत ही ज्यादा एम्पैथी रखते हैं थाई लोग, और इसी वजह से इनकी सिविक सेंस बहुत हाई है। इनका अपने फेथ से कोई लेना देना ही नहीं है। उनका फेथ लेट्स से है सुपरस्टिशियस, लेकिन इनको ये भी पता है कि किसी को ट्रबल कॉज नहीं करनी है। तो अगर ऐसे रिलीजियस पर्सन बन सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनो। और हो सकता है आपको कुछ पॉजिटिविटी अगर दे रहा है आपकी लाइफ में, तो क्या हमें उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसमें एक और चीज में, जैसे आपने एपीजे अब्दुल कलाम की बात करी, ही वॉज अ डिवोट मुस्लिम, लेकिन वो फेथ को ना बहुत पर्सनल चीज में देखते थे। इसमें मेरे को एक पॉइंट आता है कि यू कैन एक्चुअली हैव टू पैरेलल आइडियोलॉजीज, कि आप अपने पर्सनल मोटिवेशन के लिए हायर पावर में बिलीव कर सकते हो, बट यू कैन स्टिल बी क्यूरियस अबाउट द यूनिवर्स। तुम एक्चुअली इन सब चीजों में डीप जाके जानने की कोशिश कर सकते हो, सोच सकते हो, बढ़ सकते हो। तुम साइंटिफिक चीज रीजनिंग में बिलीव कर सकते हो। वैसे मुझे उल्टे सीधे जो मैंने देखे हैं, कितने ज्यादा उल्टे सीधे। अब मैं रजरप्पा मंदिर रिसेंटली गया था, जानवरों की जो बलि चढ़ा देना, वहां क्या हुआ था, मैं एक्सट्रीम में आपको ये बताता हूँ। वहां की स्टोरी पता चली, एक आदमी ना सुबह 5 बजे गया, अपना सर काट के दे आया वहां पे, अपना है? ही सर, अपनी अपनी बलि चढ़ा दी उसने सुबह 5 बजे जाके मंदिर में। वो एक अच्छा। हफ्ते तक मंदिर बंद हो गया। वो आ गया एक्सट्रीम पॉइंट पे। फिर क्या करा कि अभी मैं बताऊं रिलीजियस इंस्टीट्यूट इन चीजों को कैसे टर्न करता है। बकरी बना, फिर उन्होंने बताऊं क्या बकरी का करने लगे बलि। अब ना जैसे राजस्थान की ओर जाओगे ना, वहां पे ना सैक्रिफाइस बैन हो गया है, सैक्रिफाइस बैन करके। वो क्या कह रहे हैं, वो इन चीजों का ना जो भी नेगेटिव इंपैक्ट एनवायरनमेंट पे पड़ सकता है और ह्यूमैनिटी पे भी पड़ता है, क्योंकि आपके कॉन्शियस पे भी इंपैक्ट पड़ेगा अगर आप बलि दे रहे हो एक बेचारे उसकी। तो ना ये धीरे धीरे चीजें समझ पड़ने लगे हैं, तो ये सब चीजें बैन कर दी गई हैं। उसका वो अल्टरनेट बताते हैं बस। जैसे बकरी को ना कई बार प्रेजेंट कर दो सामने, ठीक है, और वो सामने झुक जाएगी, हाँ भी ये बलि मान ली हमने, कि उसने अपनी बकरी ने अपनी आस्था दिखा दी। तो इट इज अलग ही चाइल्ड, कैंडिडेट पे पहुंच गया भाई। मैं ये कह रहा हूँ, इट इज चाइल्डिश। मैं कह रहा हूँ इट इज चाइल्डिश, पर कह रहा हूँ हाँ। धीरे धीरे ना ये ल्यूकवार्म है, इट इज चाइल्डिश, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये धीरे धीरे ना इन्हीं चीजों से, जो भी सबसे डैमेजिंग पार्ट होते हैं ना इन रिलीजियस चीजों को फॉलो करने के चक्कर में, वो पार्ट धीरे धीरे सारे के सारे रिमूव हो रहे हैं। अब जैसे अर्पित भाई, मैं आपसे बात करना चाहता, आपको पता है ना मंगली का क्या सीन होता है इंडिया के अंदर, जो मांगलिक लोग होते हैं उसके अंदर रिसेंटली, मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, पर ऐसा होता था कि किसी की कुत्ते से शादी करवा दी थी कि कि ना सारा का सारा जो नेगेटिव मांगलिक होने का इम्पैक्ट होता है ना इस कुत्ते पे आ जाए, उसके बाद ना नेक्स्ट आदमी से शादी हो जाएगा। उसके बाद बताओ अब क्या करने लगे हैं कि ना काफी कम्युनिटीज में बहुत प्रेवलेंट था कि जानवरों से शादी करवा दो। उन्होंने क्या करा कि ये ज्यादा इम्प्रैक्टिकल है, और ये ज्यादा ही मतलब ये सोचने भी, क्योंकि ना कई बार जैसे आपने कहा ना कि टाइम के साथ साथ खुद ही चेतना जगती है, खुद ही समझ में आता है कितनी ज्यादा बेवकूफी है। तो लोगों को समझ में आया कि जानवरों से शादी करवाना कितनी ज्यादा बेवकूफी है। तो ना इस चीज को वो सिंबॉलिक देखने लगे, इन्होंने जानवर से फिर पीपल के पेड़ पे शिफ्ट कर दिया मामला। कब हुआ ये? ये ये हो गया रिसेंटली 2-3 अभी जो शायद मैंने ऐसा सुना है, पता नहीं ये एक्चुअल खबर तो बाहर नहीं आई, कि जो ऐश्वर्या राय है वो भी मांगलिक थी, तो उसकी भी जो शादी पहले पीपल से कराई गई पर फिर। पीपल के पेड़ से हुई नहीं, एक्चुअली ये सुना की बात नहीं है, लिटरली पीपल के पेड़ से अच्छा, हुई हुआ थी। है। जब शादी हुई थी ना, मैं 6th ग्रेड में था, तो मैं हम न्यूज को फॉलो करते थे, तो पूरा पूरा बताते थे वो मांगलिक थे, पीपल के पेड़ से शादी करी। अब ये बहुत हाई, अब ये बताओ ये हायर लेवल लोग हैं, चलो ये समझते, सब पहले ही हाई लोगों ने लेवल सोचा पैसे के मामले में बस भाई, पैसे के मामले में, दिमाग के इंटेलेक्ट के मामले में मामले नहीं। में नहीं। मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे ये चीजों के पीछे हट रहे हैं। अब इसको सिंबॉलिक तरीके से देखा जाए, कम से कम पेड़ की इज्जत तो कर रहा है। मतलब एक पेड़ की एक इज्जत। हाइपर रिलीजियस आदमी ना कभी डिफॉरेस्टेशन में उंगली नहीं देगा ज्यादा।
नहीं अगर पता है इस इनका उंगली ना नहीं लॉजिक ना ना ऐसा कुछ नहीं है। नहीं इनको नहीं ऐसा नहीं नहीं आप है। सोचो कि इनको पर्यावरण से कुछ लेना देना है कि नहीं 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 पीपल के इनका पेड़ मैं को ये पूज रहे हैं तो ये पेड़ों की मैं रक्षा ये हाँ नहीं करेंगे, कह ऐसा रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये अभी अभी फॉर पता पॉप है मैं लेट्स से हाँ हाँ एक बाबा ने ना किसी भक्त को हाँ, बोल दिया कि तेरे को अगर जॉब चाहिए ना तेरे को 10 पेड़ काटने हैं, वो वो काट काटने लग देगा पता जाएगा, है हाँ, मुझे। काट देगा उसको वो। नहीं सुनो फर्क पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे ना इस चीज से हम जो चेतना वगैरह नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे भी हो रही है, धीरे धीरे हम बात आ रहे हैं कि ये एक्सट्रीम जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के होते थे उससे धीरे धीरे करके बात आ रहे हैं, स्नेल स्पेस पे आ रहे हैं, कोई अभी भी बेवकूफी वाली हरकतें कॉमन है। अब मैं बताता हूँ, जब मेरी शादी हुई थी तो ना शादी से पहले ना नारियल का कुछ सिस्टम होता है, अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि कौन कौन से ट्रेडिशन करे थे, आधी चीजों में पकड़ ही नहीं पा रहा था, सब मम्मी पापा पे छोड़ रखा था मैंने, और तुम ही लोग करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ना उसके अंदर होता है लड़की वाले ना लड़कों को ना ग्रीन वेजिटेबल्स देते हैं, पालक उलक सब। हम्म तो मतलब क्या है इसका तात्पर्य, ये भी उसमें बोला कि जैसे हमारे मुहावरे नहीं होते घर हरा भरा रहे, तो ना ये डिपिक्ट करने के लिए, इस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए वो रहेगा एक्चुअली कहाँ, वो हरी तो खा जाएंगे ना, हरा भरा तो जो भी सब्जी देंगे वो तो खा जाएंगे वो। उन्होंने इस तरीके से कर रखा था। ये काफी चीजें हैं, अगर आपको बताऊं पर्सनल लाइफ में सिंबॉलिक तरीके से, लेकिन इसमें हो रहा है ना कोई भी हार्म नहीं हो रहा है, अगर भाई करो, तुम ग्रीन वेजिटेबल, तुम हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट कर रहे हो इनडायरेक्टली, भले ही थ्रू इल्यूजन। नहीं पता है होता क्या है गौरव, देख मैं हाँ पता है इस पॉइंट से ये कह रहा था कि लेट्स से कोई पर्सन कोई आइडियोलॉजी रखता है, कोई बिलीफ हम्म, सिस्टम उसका है, हम्म, प्रॉब्लम ये होती है वो बिलीफ सिस्टम ना छोटे से बड़ा उसका मैग्नीट्यूड कम से ज्यादा कब हो जाता है वो नहीं पता लगता। वो फिर एक पूजा से जाएगा किसी और रिचुअल में, फिर वो हो जाएगा कि मुझे अब किसी बाबा के पास जाके उनकी एडवाइस चाहिए, फिर वो हम्म, एस्ट्रोलॉजी में मानने लग जाएगा, फिर वो तरह हाँ तरह हाँ के जितने अंधविश्वास होते हैं सबको अडॉप्ट कर लेगा धीरे धीरे। तो लेट्स से कुछ छोटी छोटी जो चीजें होती हैं जिसको हम कहते हैं कि हार्मलेस है, वो हम्म, स्टेपिंग स्टोन भी हो सकते हैं हाँ स्लिपरी इनटू स्लोप भी हो समथिंग सकता है हायर, इससे। है ना। हाँ हाँ शुरुआत तो देखो ऐसी ही होगी कि हिम्मत जुटानी पड़ती है बहुत ज़्यादा, सच बताऊं तो। और वो हिम्मत आदमी तब जुटा पाता है जब वो एक बार देखता है कि पहली बात तो यही है कि वो कम से कम उसे ये पता चले, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अभी इस मतलब ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उनके पास। मतलब अगर कोई जैसे किसी के को बोले ना कि भाई मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता, या मैं इस धर्म में नहीं मानता, बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भगवान पे ना विश्वास करे, कोई धर्म में ना माने, ऐसा तो हम्म होना ही पॉसिबल नहीं है। तो लोग अभी इस लेवल पर हैं, अभी वो यही नहीं सोच सकते कि यार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप रिलीजियस हो जाओ, ऐसा भी हो सकता है आप भगवान में ना हम्म विश्वास करो। ये इन्फॉर्मेशन ये अभी तक उन तक नहीं पहुंची है, ठीक है ना। अब इन्फॉर्मेशन भी पहुंच गई, अब दूसरा फिर रोल आ जाता है इन्फॉर्मेशन पहुंचने के बाद कि आदमी के अंदर हिम्मत कितनी है। क्योंकि अपने अपने जो बंधन, आपने जो बचपन से जो आपको जो कंडीशनिंग आपकी कर दी गई है, उनसे जो आप जो बंधनों में जकड़े हुए हो, उनसे मुक्त होने के लिए बहुत ज्यादा साहस चाहिए होता है। और वो साहस जुटाना भी मतलब कई सारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आप कितने साहसी हो वो तो एक अलग मैटर है, उसके साथ आपकी परिस्थितियां कैसी हैं। अब अगर कोई हम्म आदमी गरीब है, मुश्किलों में फंसा हुआ है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स हैं, उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो आजाद हो जाए, क्योंकि जो रिलीजन है वो एक कंफर्ट देता है, एक उम्मीद देता है आपको कि चलो इस जन्म में ना सही अगले जन्म में कुछ ठीक हो जाएगा। या फिर हम्म कोई भगवान है जिसके आगे मैं प्रार्थना करूंगा, उससे कुछ पूजा पाठ करूंगा, कुछ रिचुअल्स करूंगा, तो वो मेरी चीजें ठीक कर देगा। ठीक है, तो ये एक उम्मीद होती है। और जो चीज हम उसे बता रहे हैं उसका मतलब है कि अब ऐसी कोई उम्मीद उसके पास नहीं रहेगी। अब जो सारी जिम्मेदारी है वो उसके कंधों पे आ जाने वाली है, और अपनी पूरी हम्म जिम्मेदारी कंधों पे उठाने के लिए, और उस सिचुएशन में जबकि वो बुरी तरह से फंसा हुआ है, बड़ा मुश्किल होता है किसी आदमी के लिए स्टेप लेना कि वो इस बात को समझ जाए। वो लगातार, उसका दिमाग है ना, क्योंकि दिमाग हमारा कंफर्ट ढूंढता रहता है, वो आपको हम्म लगातार वो रास्ते बताएगा जहां पर आप कंफर्ट रह सको, आपकी आपकी जो परेशानी है वो कम हो जाए, आपका डिस्कम्फर्ट किसी तरह से कम हो जाए। तो वो जो हम्म रास्ता है वो उसको रिलीजन में मिलेगा। हमारी जो बात है वो तो उसके डिस्कम्फर्ट को और ज्यादा बढ़ा देगी। हाँ हाँ ये प्रॉब्लम हाँ आती एक चीज है कि मतलब ये सोचना कि हम जिस तरह से धर्म पूरी दुनिया में फैला हुआ है उस तरह से एथीज्म भी फैल जाएगा। मतलब ज़्यादातर लोग एथीस्ट हो जाएंगे, रिलीजियस हो जाएंगे। ये मेरे ख्याल से सोचना गलत है, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि हम्म उसमें ना बेसिक जो ह्यूमन जो हमारी बायोलॉजी है ना, वो बायोलॉजी जो है वो उसके सपोर्ट में नहीं है। हम इस तरह से हम्म डेवलप हुए हैं, हम इस तरह से विकसित हुए हैं कि हम ऐसी चीज़ों में विश्वास करना हमें कंफर्ट देता है जो कि काल्पनिक है। काल्पनिक विश्वासों के साथ में हम
बड़े हुए हैं और उन्होंने हमारे सिविलाइजेशन को डेवलप करने में, हमें डेवलप करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और जिस वजह से हाँ लगातार ऐसे जीन सेलेक्ट हुए हैं एवोल्यूशन के थ्रू, जो कि हमारे जो मतलब हमें किसी मतलब काल्पनिक चीज में विश्वास कराने में कंफर्ट देते हैं। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है कि आप सोचो कि पूरी दुनिया जो है कभी किसी टाइम पर एथिस्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है ना? लेकिन बस मुझे लगता है कि हमें जो टारगेट करना चाहिए वो ये टारगेट करना चाहिए कि कम से कम एक चेक एंड बैलेंस हो। अभी हम्म क्या हो रखा है कि दुनिया में मतलब धर्म का इतना बोलबाला है, ठीक है ना? धर्म के बारे में आप कुछ भी इर्रेशनल बात आप खूब ठोंक बजा के कर सकते हो, कोई आपको रोक-टोक नहीं है। जबकि आप कोई रैशनल बात अगर करोगे तो वहाँ पर आपको बड़ा सोच समझ कर बोलने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आज भी सोचो, आज हम्म सोशल मीडिया की बदौलत हम ये सारी बातें यहाँ पर कर पा रहे हैं, लेकिन आज भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उस पर आप इतना खुलकर ये बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं नहीं कर कर सकते? सकते। आप उसका रीज़न सोचो, क्यों नहीं कर सकते? उसका रीज़न ये है कि एक अघोषित दादागिरी है रिलीजन की आज भी हम्म इस दुनिया के ऊपर, कि आप ये बात नहीं करोगे, ये बात करोगे तो हम हर्ट हो जाएँगे साहब। हम जो है सड़कों पर निकल जाएँगे। ठीक है ना? हाँ तो ये एक दादागिरी है इनकी। मैं चाहता हूँ कि ये जो दादागिरी है, ये थोड़ा कंट्रोल में आए। ये जो है एक रैशनल हम्म बात को लोग सुनना सीखें कम से कम। बोले हम्म वो ठीक है, वो अपने जो भी विश्वास उनको मानना है मानते हैं, लेकिन कम से कम सुनना सीखें। जो वो अगर आपके किसी रिलीजियस फिगर के बारे में कोई बात कही जाती है, तो आप एकदम से आपे से बाहर ना हो जाओ। थोड़ा तसल्ली रख के सुनना सीखो। तो ये चेक एंड बैलेंस आना बहुत ज़रूरी है, और ये चेक एंड बैलेंस जब आता है ना, तो आदमी थोड़ा-सा फिर सेकुलर भी होता है। अभी जो सबसे बड़ी जो हम्म रिलीजन के साथ समस्या है, अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि भई क्या है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कोई किसी चीज़ में विश्वास कर रहा है, तो क्या ही नुकसान कर रहा है किसी का, अगर वो किसी कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहा, कोई मतलब कहीं बम-वम बाँध के नहीं फट जा रहा, या किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहा किसी तरह से, या मतलब अंधविश्वास में नहीं पड़ रहा, तो ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ी जो समस्या जो आती है, वो तो जो सोशल इंटीग्रिटी है ना, उसके लिए खतरा होता है रिलीजन। क्योंकि आपका कुछ विश्वास है, उधर कुछ लोग हैं उनके कुछ और विश्वास हैं, उधर उनके अलग-अलग सबके विश्वास हैं, और वो इंटीग्रिटी नहीं बन पा रही है। उनका जो है राजनीतिक लोग जो हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। वो हाँ अपने लोगों को भड़काएँगे कि भाई तुम अपनी सेना बनाओ, वो उधर अपनी सेना बना रहे हैं, और उनके साथ में जो है लगातार मतलब ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। अब जो चल रहा है इंडिया के अंदर वही आप देख लो, और जो डिवाइड सोचो कि क्रिएट मतलब होता है। आज़ादी के टाइम पर जो हुआ, सोचो मतलब यहीं के लोग थे, कुछ पीढ़ियों पहले वो भी हिंदू ही होंगे, अब वो मुसलमान बन गए, लेकिन अब उनको लग रहा है कि नहीं, अब हम नहीं रह सकते, हमको अलग मुल्क चाहिए। तो हम्म सोचो ये विभाजन हुआ, कितने लोगों की जान गई, और ये मतलब कोई एक एग्जैक्टली। इंसिडेंट नहीं है, धर्म के नाम पर मतलब अगर अब देखा जाएगा तो अरबों जानें गई हैं इंसानों की, तक अगर हिस्ट्री उठाकर देखी जाएगी, उसके पीछे बस वही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है ये कंट्रोल में आए। लोग ये कम से कम इतना, और वो तभी आएगी जब ये चेक एंड बैलेंस होगा। जबकि लोगों को लगेगा कि हाँ यार, एक ऐसी विचारधारा भी हो सकती है जिसमें कि आप रिलीजियस, जिसमें ऐसे लोग हैं जो कि किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते, किसी ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। और ये जब बात आती है ना, तो आदमी रैशनल होता है। तब अभी जो जिस तरह से आप सोचो कि जो बाबा लोग हैं, ये कुछ भी बैठ के कुछ भी फेंके जा रहे हैं, तो वो हिम्मत कहाँ से आ रही है? वो हिम्मत यहाँ से आ रही है, उनको पता है कि बहुत बड़ी जो जनता है, वो इनके फ़ेवर में है। वो बिल्कुल। कुछ भी बोल देंगे और वो अपना, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा काउंटर खड़ा हो इनके बराबर में, जो कि कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोचें, डरें कम से सोचें कम कि दोनों यार तरफ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया और जो है हम ऐसे ही निकल जाएँगे सस्ते में। नहीं। तो कूलर हेड शुड ये प्रिवेल। ये जो चीज़ है ना, ये एक्चुअल में जो है अचीव करने वाली है। बाकी कोई रिलीजियस रहे, एथीस्ट बने, एग्नोस्टिक बने, उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उससे कोई हाँ ऐसा या भी नहीं है फिर कि या अगर कोई फिर या एथीस्ट हो गया तो वो हम कह दें कि भई वो अच्छा ही बंदा होगा, या कोई रिलीजियस बंदा है तो बुरा ही बंदा होगा, या वो बेवकूफ़ होगा, ऐसा नहीं होता। एक 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 तो मॉरल सुपीरियरिटी और इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी का टैग जो दोनों साइड लग जाता है ना, कि तुम अगर ये बिलीव करते हो तो तुम ये हो, ये हटाना चाहिए। तो ये सब जब और हटेगा ये ना, पता तभी है, कॉमन ग्राउंड में आएगा। और ये जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, ये एथीस्ट लोग भी बहुत बिल्ड कर रहे हैं। लेट्स से मेरे जो भी बिलीफ सिस्टम्स है ना, मैं भगवान में नहीं मानता, मैं एग्नोस्टिक हूँ, या मेरे और भी अदर फिलोसफीज हैं, मैं कभी ना अपने आप को वो सुपीरियॉरिटी, वो ग्राउंड नहीं देता हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। लेट्स से रिलीजियस लोगों में भी ये प्रॉब्लम है कि वो हर किसी और इंसान को, लेट्स से जो एथीस्ट है, उसको वो इमोरल समझते हैं, या फिर बेवकूफ भी, गधा भी समझते हैं कि ये कैसा इंसान है जो भगवान में नहीं मानता, ये तो बेवकूफ होगा। ये मेरे रिलेटिव्स मुझे बोलते हैं कि समझाओ अपने बच्चे को, ये भगवान में क्यों नहीं मानता। तो उनके हिसाब से मैं बेवकूफ हूँ, क्योंकि वो अपने ग्राउंड को सुपीरियर समझ रहे हैं, अपने मॉरल हाई ग्राउंड को, लेट्स से। और ये एथीस्ट भी यही कर रहा है अब। हुँ, ये समझ रहे हैं कि हमने कुछ ऐसा सीख लिया है
कि हम बस अब हर किसी इंसान से सुपीरियर हैं और कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे एक रिलीजियस इंसान, जैसे कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? इसी रीजन से दोनों को अपने रिलीजन में लग रहा है कि हम बेस्ट हैं। मुस्लिम कह रहा है मैं बेस्ट हूँ, हिंदू कह रहा है मैं बेस्ट हूँ। फिर एथीस्ट आता है, वो कह रहे हैं हम बेस्ट हैं। फिर एंटी नेटलिस्ट आते हैं, वो कह रहे हैं हम बेस्ट हैं। फिर वीगन्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बेस्ट हैं। मुझे तो ये भी, मैं तो इस बात को भी बिलीव कर सकता हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो जाए ना कि वीगन्स की एक कंट्री बन सकती है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ये चाहेंगे ऐसा हो कि हम सारे से वीगन्स के आसपास ही रहना चाहते हैं, क्योंकि हर दूसरे पर्सन को ये इसी निगाहों से देखते हैं कि ये इमोरल है, ये तो पागल है, ये तो हाईली मूर्ख इंसान है। तो अपने आप को ना सुपीरियर समझना बंद करो। तुमने कोई तीर नहीं मार लिया है अपनी कोई भी फिलॉसफी लर्न करके। रिलीजन भी एट द एंड एक फिलॉसफी ही है। उसको पढ़ के, उसको समझ के लोग बस अपने आप को बहुत ही तीस मार खान समझ रहे हैं। ये मत करो और ओपन अप हो जाओ कि हाँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ। जैसे मैं भी जो भी फिलोसफीज पढ़ता हूँ ना, किसी भी आइडियोलॉजी में जो बिलीव करता हूँ, मैं कभी फर्म स्टैंड इसी वजह से नहीं ले पाता। मुझे लगता है कि मैं शायद गलत प्रूव हो सकता हूँ इन नियर फ्यूचर। हो सकता है 1 या 2 साल बाद मुझे अपनी ही आइडियोलॉजी, अपने ही किसी बिलीफ सिस्टम का कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर दे। तो आई विल बी ओपन कि हाँ, मुझे गलत प्रूव करोगे तो मैं मान लूंगा। मैं इतना डिफेंसिव नहीं हो जाता हूँ अपनी किसी आइडियोलॉजी को लेकर या बिलीफ सिस्टम को लेकर। तो ये शायद रिलीजियस लोगों को थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा। ये मान के चलो कि हाँ, कोई अगर चीज़ तुम्हारे काम की है तो उसको अपनाने में कोई नुकसान नहीं है। सेम गोज फॉर एथीस्ट ऑल्सो। बी ओपन अप टू लर्न न्यू थिंग्स एंड न्यू आइडियोलॉजीज, या फिर अपने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करना भी सीखो। ये जब आ जाएगा तो आई थिंक ये जो रिजिडनेस है ये बंद हो जाएगी, मुझे लगता है। ये बात है। बिल्कुल। जैसे एक चीज मतलब यही समझनी पड़ेगी, जो ह्यूमैनिटी है ना वो सबसे ऊपर है। जो ह्यूमंस हैं हम्म उनको कैसे हम उनकी जिंदगी बेहतर कर सकते हैं, जो उनके बीच हम्म में जो लड़ाई झगड़े हैं उनको खत्म कर सकते हैं, हर किसी को हम एक बेहतर जिंदगी दे सकें, वो मेरे ख्याल से गोल होना चाहिए। आप आस्तिक रहो नास्तिक रहो, उससे कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ा अचीव हम नहीं करने वाले। वो जस्ट एक हम्म फिलोसफी है ना, आप कोई किस में फिलोसफी मानो, किसी में मान रहा है, उससे नहीं है। मेन जो हमारा फोकस होना चाहिए वो ये है कि हर किसी को एक सम्मान मिले बराबर का, हर किसी को एक बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले, हर किसी की जो लाइफ हो वो बेहतर हो, ये जो मुश्किलें हैं लाइफ में ये उसकी खत्म हो। इसको करने के लिए क्या किया जा सकता है, वो हमारा गोल होना चाहिए। हाँ, उस गोल के दायरे में, अगर उस गोल के रास्ते में अगर ऐसी फिलॉसफीज आती हैं, कुछ रिलीजियस फिलॉसफी अगर आड़े आ रही हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लोगों के बीच में बहुत टकराव है, और बहुत मतलब कहें कि जो 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 पॉलिटिकल जो एजेंडा चल रहा है वो मतलब उसी झगड़ों को निपटाता रहता है या उसी का फायदा उठाता रहता है। एक्चुअल जो डेवलपमेंट पर बात नहीं हो पाती है। तो इन चीज़ों को तो मतलब इस एक तरह से वो मतलब रोना है उन लोगों की राह में। मतलब सोचो कि अगर हम देखें इंडिया के अंदर आज इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है, इतने ज़्यादा बच्चे अंडर नरिश्ड हैं, मतलब एजुकेशन के कितने बुरे हाल हैं, हेल्थ केयर के कितने बुरे हाल हैं। और अगर हम हमारा जो डिस्कशन जो चल रहा है, वो ज़्यादातर जो डिस्कशन चल रहा है वो रिलीजन पे चल रहा है, वो जाति-पाति पे चल हम्म रहा है। तो इसका मतलब है कि भई फिर ये जो है चीज़ जो है आपकी जो डेवलपमेंट में समस्या खड़ी कर रही है। तो इसको किसी तरह से हम्म फिर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, इसको किसी तरह से इसका कुछ समाधान निकालना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। अगर ये समस्या ना पैदा करे, अ, अब जैसे कि मतलब और देशों का देखा जाए, कुछ देश ऐसे हैं जो कि मतलब रिलीजियस हैं बट स्टिल वो लोग अच्छा कर रहे हैं। अगर हाँ, ऐसा है और उसकी वजह से उनका चल रहा है बढ़िया, तो ठीक है, क्या दिक्कत है? ये चीज़ें होती हैं मतलब एक्चुअल में समझने वाली, क्योंकि गोल जो आप समझो पहले दिमाग में गोल क्या है? आप खाली एथीस्ट बनकर कुछ नहीं ऐसा अच्छा हो जाएगा, या ज़्यादातर लोगों को एथीस्ट बना दोगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं अचीव हो जाएगा। एक्चुअल में कहाँ से सॉल्यूशन निकलना है वो आपको सोचना पड़ेगा। आई थिंक एजुकेशन है इसका सॉल्यूशन बस। लेट्स से जो भी एरियाज में आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो सकता है आपकी हेल्थ या एजुकेशन, आपका करियर, आपके रिलेशनशिप, डोमेन बाय डोमेन ना हर एक एस्पेक्ट को पकड़ो और उस पे पढ़ना शुरू करो, उस पे एजुकेशन लाओ। लेट्स से आपकी हेल्थ सॉर्टेड नहीं है, अब बाबा आपको नहीं बताएगा कि प्रोटीन कितना लेना है या फिर विटामिन कितने लेने हैं। उसके लिए आपको एक हेल्थ, लेट्स से एक पॉडकास्ट सुन लो, कोई हेल्थ इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर लो जो बाय स्टडीज आपको सिखा रहा है हर चीज, कि मैक्रोज क्या होते हैं, माइक्रोज कैसे होते हैं, उनको कैसे बैलेंस करना होता है।
उससे आप हेल्थ वाले डोमेन में थोड़ा एक्सपर्ट बनोगे, थोड़ी चीज़ें जानोगे। नेक्स्ट आ जाओ लेट्स से करियर पे। अब करियर में सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कोई स्किल्स गेन करने हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है आप किस काम में अच्छे हो, आपको अपने कंपटीशन को अंडरस्टैंड करके उनको बीट करना है, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो। ये सारे फैक्टर्स, लेट्स से आपने कोई डोमेन पकड़ लिया करियर का जिसमें आप एक्सपर्टीज बिल्ड कर सकते हो, तो उसके प्रैक्टिकल स्टेप्स मिलेंगे आपको। हो सकता है कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो, किसी से कंसल्टेशन ले सकते हो, कोई डिग्री, कोई कोर्स, कोई लाइक ग्रेजुएशन, मास्टर्स, जो मर्जी करो। लेकिन आपको उस फील्ड को समझना है कि कैसे इसमें सक्सेस आती है या पाई जा सकती है। नेक्स्ट रिलेशनशिप हो गया। अब लोग अपना जो डिवोर्स हो रहा होता है, जैसे कोई अगर कपल में लड़ाई चल रही है ना, उसके सोल्यूशन के लिए बाबा के पास पहुंच जाते हैं। बाबा जी लड़ाई चल रही है, अरे आपकी लेट्स से आपकी वाइफ है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, कोई काउंसलिंग इशू आ रहा है, करवाते आप अपनी वाइफ से सॉर्ट आउट करोगे या बाबा आपको बताएगा कि क्या प्रॉब्लम चल रही है? वो बाबा जानता भी नहीं होगा आपकी बीवी को। उसके लिए रिलेशनशिप काउंसलर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, उनकी हेल्प सीक आउट करो। हर एक डोमेन के लिए ना आपको कुछ प्रोफेशनल्स मिलेंगे। करियर काउंसलर्स होते हैं, रिलेशनशिप काउंसलर्स होते हैं, हेल्थ काउंसलर्स भी होते हैं। जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका आपको साइंटिफिक डेटा, कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया ना कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो आपके पिछले जन्मों से कोई कनेक्टेड नहीं है, देन आपका फेथ आपको रोकेगा नहीं टू प्रोग्रेस। यही चीज मैं यहाँ नोटिस करता हूँ थाईलैंड में। यहाँ मैं किसी से भी बात करूंगा ना, वो हाईली एजुकेटेड हैं, वो समझते हैं कि एक मील को कैसे बैलेंस करना है, वो समझते हैं कि हाँ एजुकेशन की वैल्यू क्या है, उनको पता है कि किसके पास जाना है टू सीक हेल्प। आपको ये सब एजुकेशन मिल गई, फिर नहीं फर्क पड़ता आप चाहे फेथ रखो या ना रखो। रिलीजन में बिलीव करना इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि आपको एजुकेशन नहीं है ऑफ डोमेन्स इन योर लाइफ जो आपको चाहिए। तो उसके सॉल्यूशंस को फिगर आउट करो, बस एक प्रैक्टिकल अप्रोच। और इसी पे ना हम एक सीरीज भी शुरू कर सकते हैं। जैसे धर्म बैशिंग बहुत हो गई, इससे कुछ हो तो रहा नहीं है, तो हम एक एक डोमेन को उठाएंगे जहाँ पे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे अर्पित भाई का ना एक प्रोटीन पे बहुत अच्छा वीडियो है। हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि अपनी मील को बैलेंस कैसे किया जाता है विद द राइट मैक्रोस। नेक्स्ट करियर एडवाइस ला सकते हैं। रिलेशनशिप सीरीज तो हम करते ही रहते हैं, वो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब आपको हर चीज में जानना जरूरी है। लाइफ के बहुत डोमेन्स हैं जिसके अंदर बहुत ही नॉलेज, अब जितनी भी गेन करोगे ना आपको लगेगा कम है। मैं इतनी किताबें पढ़ता हूँ रिलेशनशिप साइकोलॉजी पे या फिर साइंस पे, मैं जितना पढ़ता हूँ उतना रियलाइज करता हूँ कि मुझे कितना कम पता है और मुझे कितना और सीखने की जरूरत है। हेल्थ भी इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है ना, वो तो आजकल पता नहीं एक्सपैंड होता ही जा रहा है। अब कोलाजन सप्लीमेंट्स आ गए हैं, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। तो जितना पढ़ोगे ना उतना आपको लगेगा कि और जरूरत है पढ़ने की। तो अपने आप को एजुकेटेड बनाओ इन एवरी डोमेन। दैट्स हाउ यू विल अभी सॉल्व योर प्रॉब्लम्स इन लाइफ, नॉट बाय एग्जैक्ट विजिटिंग सम गुरु और बाबा। अब इसमें जैसे आपने बताया ना जितना आप पढ़ते हो उतना कम है। अब आदमी को समझो नौकरी की हम्म। जरूरत है, वो ना पढ़ते जा रहा है पढ़ते जा रहा है पढ़ते जा रहा है, पर प्रॉब्लम है ना नौकरी का जो वो टाइमलाइन है ना वो नौकरी के कम लिए पढ़ रहा है होता ना, है। वो नहीं मैं नौकरी के कह लिए रहा हूँ पढ़ रहा है। वो टाइमलाइन ना कम होते जा रहा है। और उसको मेंटल पता है हेल्थ के लिए पढ़ना बड़ा जरूरी है, पता है। जितना वो पढ़ रहा है ना उसको लग रहा है यार मेरे पास टाइम भी नहीं है इतना ज्यादा डीप में जाने का, और इतना ये मेरे पास ना डेडलाइन का विंडो कम होते जा रहा है। उस वक्त ना उसके दिमाग में है कि इतना पढ़ लिया, चल भाई इतना पढ़ लिया, मैं भरोसा कर रहा हूँ कि जितना पढ़ा है ना उतना काम आ जाएगा, बाकी सब राम भरोसे कि भाई जो होगा देखा जाएगा, जितना तो हुआ ना अभी तक। अब वहां पे क्या ये चीज हो जाती है ना कि समझो पूरा का पूरा वो फ्रेमवर्क कंप्लीट नहीं कर पा रहा किसी कोर्स का या फिर किसी चीज को पाने के लिए, वो ना जितना कर पाता है विद इन टाइम कंस्ट्रेंट उतना पूरा कर देगा। बाद में भगवान पे होप रखता है, भगवान संभाल लेना, मैं इतना कर चुका हूँ, ढंग से पढ़ चुका हूँ। जैसे बेसिकली आईआईटी फुल हम एफर्ट नहीं मार रहा है ना। फुल लाइक एफर्ट जितना मार रहे हैं वो एफर्ट अपने मारना हिसाब चाहिए। एक ये नहीं। चीज भी होती है पता है, हम्म, लोग ना अपने आप को अकाउंटेबल नहीं ठहराते हैं व्हेन दे आर हम्म, रिलीजियस। वो सारा दोष डाल देते हैं अपने कर्मों पे या अपनी किस्मत पे। हम्म, उनको बस ये समझना है कि कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ की है ना, उसका सोल्यूशन आपके पास खुद निकलेगा अगर आप सीक आउट करने की कोशिश करोगे तो। हम्म, कोई ऐसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है।
वो आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन फिगर आउट करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये डिपेंडेंसी छोड़ दो किसी पर्सनल गॉड्स पे कि वो बैठा हाँ मुझे देख रहा है। कोई नहीं देख रहा आपको। हो सकता है चलो आपके बिलीफ सिस्टम के लिए आपको ऑप्टिमिस्टिक रखता है, वो अलग चीज है। वो अलग चीज होती है। लेकिन कोई ये मत समझ लेना कि आपका बिगड़ा काम बन जाएगा अगर आप प्रे कर लोगे, कोई मंदिर विजिट कर लोगे। वहां पे आपने अकाउंटेबिलिटी लूज कर दी अपने खुद के एक्शंस पे। तो बस वो और मत करो। मुझे ये भी लगता है लोग फेलियर भी इतनी जल्दी इसलिए आ जाते हैं ना, वो सब कुछ खुद ही करने की कोशिश करते हैं। तुम भगवान पे ना, किसी ऊपर वाले पे ना छोड़ के किसी बंदे की हेल्प ले लो। हाँ भाई, ये बता, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तू ही काउंसलर्स बता की यार। हेल्प ले लो। काउंसलर्स की हेल्प, काउंसलर की, जैसे आपने बोला। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे कोई इन्फ्लुएंसर है, उसके साथ पैरा सोशल रिलेशनशिप इतनी जल्दी डेवलप होने लगा है ना अपन हाँ, लोगों लोग का। हम सोचते हैं कि एक्सपर्ट मानने लगते ये हैं। वो बात बोल रहा है जो मैं सोच रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है वो मेरे को भी सुन रहा होगा। वो तेरे को नहीं सुन रहा भाई, वो तेरे बारे में कोई चिंता अरे नहीं कर अर्पित रहा। भाई, एक मैं आपको कमेंट हुँ, दिखाऊं। देखो तो। जिस यूट्यूबर की मैं बात कर रहा था ना, हुँ, मुझे ना बड़ा डिस्टर्बिंग लगा ये कमेंट। एक सेकंड। जिस पे हमने लास्ट रिएक्ट पे किया था, वो प्रो हुँ, 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 मॉर्टलिज्म की जो बात कर रहा था। हाँ, और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जैसे यूथनेशिया जो है ना, जितनी भी कंट्रीज में ये लीगल है ना, वो ये मेक श्योर करते हैं कोई ऐसे पर्सन को ही यूथनेशिया अलाउड होता है जिसकी कोई इरिवर्सिबल हेल्थ कंडीशन है। हुँ, ना, ये नहीं कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ सॉर्टेड नहीं है तो बोलेंगे ठीक है आप चले जाओ। ऐसा नहीं होता है। ये शायद इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करता इतना। और साथ में इसका मतलब ये भी नहीं है वो यूथनेशिया की प्रमोट करते हैं। वो बस ये रेगुलेशन लगा के साइड में पटक दिया है, वो इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं हर बार। हम्म। ये चीज जब प्रमोट ज्यादा ही होने लगती है ना, तो दिक्कत आती है कि थोड़ा सा भी मेंटल टर्मोइल है, चलो भाई हम फाइनल डिसीजन ले लें। ये देखो भाई इसका कमेंट। तो ये राइट टू डाई मोमेंट पे वीडियो है, ठीक है। और तुम्हारी वीडियो तो मुझे मोटिवेट कर रही है टू यू नो व्हाट। अरे यार! अब और ये देखो, इसको भाई ने लाइक कर रखा है। हार्ट कमेंट दिया हुआ है भाई। ये नहीं कह रहा कि बात करो मुझसे, मैं करूंगा भाई, हार्ट कमेंट दे दिया इसको। यार क्या चल रहा है यार सोशल मीडिया पे? बड़ा हैरान हूँ यार। मतलब ये तो अब बहुत ये सीरियस कल्ट है। लाइक, ये ये तो पर्सन इसकी वीडियो को देख के इतना नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रहा है कि वो स्टेप लेने को रेडी है शायद, और ये उस कमेंट को लाइक कर रहा है। और ये कल्ट लाइक मेंटालिटी नहीं है तो क्या है? ये तो साइकोपैथिक टेंडेंसी है प्योर, हुँ, और इस लाइक अगर चीज को मैं प्रमोट। होता सिचुएशन में, मैं तो उसको बोलता भाई पहले मेरे से इंस्टाग्राम पे बात कर, क्या दिक्कत है। हाँ उसको शायद कोई प्रोफेशनल हेल्प भी ऑफर करता, हाँ और हाँ ये हाँ। उसका लाइक करके बैठा है। नहीं हेल्पलाइन इनकी लोग तो यार ऑफर मेरे ख्याल से कोई कंप्लेन की जानी चाहिए यार। ये तो बड़ा मतलब खुलेआम ये करते। इस पे तो लॉ भी है, आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर हाँ, सकते इस तरह से। सिर्फ बात ये भी नहीं है, जो भी है ना यूट्यूबर, इसने बेसिकली ये माना है कि लाइव पे ना बच्चों के साथ, जिनके साथ शेयर कर रहा होता है ना लाइव में, ये डिस्कस करता है, बुक शेयर करता है कि दैट हैज पेनलेस वेज टू फॉर सेल्फ डैश ये डैश। गलत है यार ये इस पर शेयर कर रहा है लाइव पे। लीगल केस बन सकता है इस पर। अब आप मेरे ख्याल बताइए से ये, कंप्लेन करनी चाहिए भाई ऐसे बंदों की। मैं वो भाई वीडियो क्लिप भी प्रमोट शेयर कर करूँ रहे एक हैं। बार। अच्छा, गौरव ने रिएक्शन बनाया था ना इस पे, तो वो मैं हाँ एक मैं बार तो बड़ा गुस्सा, म्यूट भी कर रखा है, तो वो भी चला देता हूँ एक सेकंड। हाँ मैंने म्यूट कर दिया। कहाँ टॉपिक से ना फिर निकल जाते हैं हमेशा। कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट है। स्टॉप कॉलिंग दिस इरेशनल। गौरव भाई बहुत गुस्से थे मैं कल, गुस्से में। और वो यार इमोशनल तो हो ही जाएगा ना बंदा, ऐसा ही। ये यूथ को प्रॉब्लम है, हमको ना अपलिफ्ट करना है यूथ को, ना कि उनको चाहिए ये लो भाई कुछ नहीं हो पा रहा तुम्हें, ये लो डंडा मार लो अपने ऊपर। ये क्लिप मैं एक बार शेयर करता हूँ ऑडियंस के साथ, आपको भी पता लगे कि भाई क्या बोल रहे थे। और एक चीज और थी निहिल की मैं पूछना चाहता था, जैसे जैसे आई हैव अ यूट्यूब चैनल, और मैं अपने लाइफ पे कई बार आई टेल पीपल दैट देयर इज अ बुक, दिस बुक डॉक्टर, so there are methods which you can obtain after reading the books, that there are painless methods basically to delete yourself. So is it is it a good thing to tell this on my live, like law क्या कहता है, law क्या? मतलब मैं ये सोच रहा था कि इस बंदे के माइंड में एक क्यूरियोसिटी आई कि क्या ऐसी बात मैं ऑनलाइन आके कर सकता हूँ। सपोज इसके 3000 फॉलोअर्स हैं,
कोई इससे पर्सनल कॉल करता है, तो वहां पे तो ये बता देगा। हाँ, और क्या, सही बात है। जब ऑनलाइन इतना बोल रहा है कि तो ये तो बोल ही देगा। ये तो हो सकता है वो किताब में से तरीका ही बता दे कि ये काम कर, तू ये वाला मेथड अपना। यही बता रहा है वो ओपनली। हाँ, मेरी YouTube वीडियो में कि एक कमेंट किसी ने बंदा कर दिया, भाई ये अप्लाई करना है। मतलब भाई ये क्या कर रहा है यहाँ पे आके। और अच्छा वो लोग बुक इतना का ज्यादा नाम है तो म्यूट कर दिया। लाइक हाँ, ऐसी मैंने वो बुक कर दिया था। आपको बतानी भी नहीं चाहिए कौन सी बुक है मैंने ये। ना एक्चुअली जिस ऑथर का नाम था ना उसके बारे में बैकग्राउंड चेक करा। उस बंदे का ना डॉक्टरी लाइसेंस जब्त कर लिया गया था 2 बार, और बाद में ना रिन्यू तभी करा ये करने के लिए तुम यूथनेशिया के लिए किसी बारे में बात नहीं करोगे। और डीप गया तो पता चला उस बंदे ने ना लिटरली डिवाइसेस बनाई है ऐसी, अच्छा। और ना मास प्रोड्यूस करने में लगा हुआ है कि हाउ टू एंड योरसेल्फ। इस तरह के लोग हैं। ना इससे ज्यादा मैं ये तभी कहता हूँ ना, कंपैशन के नाम पे ना आप कुछ भी जस्टिफाई करते थे। जो दुनिया के सबसे इवल लोग होंगे ना, वो कंपैशन और रैशनैलिटी के नाम पे कुछ भी जस्टिफाई कर देंगे, और और यही ये काम सारी कर चीजें रहे हैं मुझे ये लगता लोग। है कि मैंने जो पढ़ा है एंटी नेटलिज्म का जो पूरा विचार है, और कई लोग हैं, मेरे भी कई एक दो जानकार लोग हैं जो कि इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। तो ये जो करुणा से ही स्टार्टिंग होती है इसकी, कि जो आपके अंदर इतनी करुणा होनी चाहिए कि आप इतनी करुणा देख रहे हो कि आप बच्चे को क्यों तकलीफ देना चाहते हो, कि आप जानवरों को क्यों तकलीफ देना, ये चीज बढ़ते 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 जाकर इसका एंड यहाँ पर जाकर होता है। Why don't they castrate themselves if they are so करुणा? अगर मतलब चांस ये ही खत्म करना, सेल्फ कैस्ट्रेशन ही होता है ना। फंडामेंटली स्पीकिंग ना एंटी नेटलिज्म इज ऑल अबाउट कि लाइफ में दुख बहुत है। अब ये जितना हम्म, मर्जी बोलते रहे कि हम एक्सेप्ट करते हैं, प्लेजर भी है, लेकिन ये फिलॉसफी पढ़ के और स्पेशली डेली सुन सुन के ऐसे थॉट्स माइंड में आने लगेंगे फिर कि हाँ, फिर फिर क्या पॉइंट हो? क्या है जीने का, लाइफ का क्या पॉइंट है, कोई क्योंकि पर्पस नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, अच्छा अगर है भी तो वर्थ इट नहीं है। एक फिलॉसफी जो ये कह रही है कि एक बच्चे को लाना इस दुनिया में पाप है। क्यों? हम्म, क्योंकि यार दुख बहुत है। हम्म, तो आप समझ चुके हो कि दुख ओवर पावर कर रहा है प्लेजर को। हम्म, जहाँ पे आपने अपना रिजिड माइंडसेट बना लिया इस चीज को लेके कि दुख बहुत ज्यादा है, सुख अगर है भी तो इतना वर्थ इट नहीं है, तो आप किस माइंडसेट से लाइफ को जियोगे? तभी ना इस अब फिलॉसफी में इतना डीप डाइव इन कर नहीं रहे अभी हम इतना। कोई लाइक हमने चलो पॉजिटिविटी पार्ट को एम्पावर करना चाहिए ना। ये नेगेटिव पार्ट को इतना ओवर पावर इन्होंने कर दिया, और इतना फिर नेगेटिविटी ही भरेगी। पॉजिटिव पार्ट को ओवर पावर कभी करता ही नहीं है कोई। तभी मुझे लगता है कभी कभी थोड़ा लेट्स से रिलीजन पढ़ लेना या इनकी फिलोसफीज को पढ़ लेना शायद आपको कुछ होप दे भी सकता है लाइफ को जीने के लिए। अगर अब आप मुझे तो इतना एक्सट्रीम में जा चुके हो तो निकल जाओ, मतलब ये देखना बंद कर दो। जो स्टार्टिंग में मैंने पॉइंट बोला था ना कि एथीस्ट लोगों के लिए एंटरटेनमेंट बन चुका है टू वॉच एथिज्म कंटेंट, तुम्हारे लिए भी पहले तो एंटरटेनमेंट बनता है कि हाँ ये फिलोसफी बड़ी अच्छी लग रही है, मेरे किसी फ्रेंड ग्रुप्स में किसी को नहीं पता, तो हाँ मैं ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हूँ, इंटेलिजेंट हूँ। लेकिन आप फिर इतना ज़्यादा घुस जाते हो ना इसके अंदर कि आपको ऐसे थॉट्स आने लगते हैं, जो एक कमेंट हमने भी रीड किया था। तो अगर मेरा सबको एक ही रहता है, अगर हमारी वीडियोस से भी आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है ना, तो निकल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एथीस्ट हो और आप एथीज्म को समझ चुके हो, देयर इज नो नीड टू वॉच दैट कंटेंट अगेन एंड अगेन। सेम गोज फॉर एंटी नेटलिज्म। जैसे आपने समझ ली फिलॉसफी, आपको नहीं लाना बच्चा इस दुनिया में, दोबारा देख देख के क्या मिल जाएगा? उसका कोई फायदा नहीं है, वो आपको बस और डिप्रेस बनाएगा लाइफ में। आपको अब ऑप्टिमिज्म चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, और ऐसे यूट्यूबर्स को तो मुझे लगता है मास रिपोर्ट करना चाहिए। सही बात है। नहीं, मैं तो हाँ, तो रिपोर्ट वो कर नहीं, मैं दिया तो कह था। रहा हूँ कि यार लीगल एक्शन लिया जाए। मैं तो आज तक देखा नहीं कंटेंट, एक बार देखूंगा मैं जाके यार क्या क्या बातें हो रही हैं वहाँ पे। तो बड़ा डिस्टर्बिंग है भाई। और वो मतलब ये ये बड़ा क्लिप थी, आसानी से। जैसे एक जो 2 मिनट की ये क्लिप थी ना, यही बहुत हाईली प्रॉब्लमेटिक है कि आप एक बुक सजेस्ट कर रहे हो बच्चों को, हाउ टू डिलीट, और आप फिर कमेंट भी देख रहे हो कि आपकी वीडियो मुझे मोटिवेट कर रही है टू डू दैट, उसको आप लाइक करके छोड़ दे रहे हो। हाईली इररिस्पॉन्सिबल इससे तो एंडिंग रिलीजियस में। फिलोसफी ठीक है यार, आदमी को होप तो देती है, चाहे फॉल्स ही वो सही, एक होप तो वही है। मैं ये तो यार अजीब ही चल रहा हाँ, है भाई। कभी ये देखो कि रिलीजन में कुछ मेरे को नहीं पता। मैं उतना ज्ञानी वानी तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं रिलीजन कभी भी ना आदमी को ये नहीं बोलेगी सफरिंग ही सफरिंग है तो भाई एंड कर दो या फिर लॉजिक पे चलो। ये हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की ओर ही लड़ने को, पुश करने को लोग बोलती रहेगी बोलती रहेगी बोलती रहेगी। फॉल्स होती है लेकिन कम से कम करती तो एक स्कूल ऑफ थॉट तो है कम से कम, जो पॉजिटिव को ही पुश कर रहा है, भली वो इल्यूजन वाला पुश तो कर रहा है। कोई ना ओवरली लॉजिक और ज्यादा ही डीप फिलोसफी।
देखो फिलॉसफी ज्यादा डीप में कोई चला, देखो डीप मतलब डेप्थ मतलब डार्कनेस। अब जहाँ पे डार्कनेस ही डार्कनेस आदमी को नजर आ रहा है ना, पॉजिटिव के लिए कुछ है ही नहीं उसमें, फिर वो यही दिमाग में सोचते हैं यार जीने की वजह क्या है। क्योंकि ना जो भी बहुत ज्यादा लॉजिकल वाले डायरेक्शन में जा रहा है ना इन लोगों के हिसाब से, मैं साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की बात नहीं कर रहा, मैं मूड की बात कर रहा हूँ, ये लोग सिर्फ नेगेटिव पार्ट को ही हाईलाइट करते हैं। ये कुछ पॉजिटिव, इनके टोन देख लो बोलने का, ये हर चीज की बेइज्जती करेंगे, हर चीज को नीचा दिखाएंगे, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया, सब कुछ गलत है, काम क्यों कर रहे हो सब कुछ गलत है, रिलेशनशिप में क्यों सब कुछ गलत है। ये कुछ तो तुम पॉजिटिव दो, कुछ ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव बताओ ना तुम। ये कुछ नहीं बता रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव में धकेल रहे हैं, और इट्स अ वेरी साइकोपैथिक लाइक टेंडेंसी। अब तो मुझे पक्का पता चल गया, अब मैं अपना मानूंगा भी नहीं कि कोई और बोलेगा तो मैं, कोई साइकोपैथिक इसको ना बोला जाए तो किसको बोला जाए बताइए। तो रिलीजन चार्ल्स मैनसन हो गए, तो चार्ल्स मैनसन का सुना होगा अर्पित भाई आपने तो चार्ल्स मैनसन के बारे में। क्या था चार्ल्स तो मैनसन? बताना। चार्ल्स मैनसन बेसिकली एक कल्ट लीडर था, सीरियल हाँ किलर हाँ, कल्ट मैंने लीडर। अभी लास्ट पॉडकास्ट में बताया तो था वो। शायद बड़ी 900 लोगों को उसने कन्विंस किया था। हाँ। और एक और चीज थी, पता नहीं कौन सा कल्ट था, उन्होंने कह दिया था कि मास सुसाइड हुआ था उनके अंदर, कि सबने एक साथ जहर खा वही लिया था। 900 अमेरिका साढ़े में। 900 लोग थे। हाँ आप बताओ, और हर जगह कॉमन है ये, और यही चीज ना बाय प्रॉक्सी दीज पीपल आर ट्राइंग टू डू, दैट्स व्हाट आई बिलीव। मुझे तभी लगता है कि जो अपनी रिलीजियस टेंडेंसी में बोलता हूँ ना बार बार, वो गई नहीं है अपने देश से। ये जो लोग हैं ना जो एक आइडिया से इतने क्लिंग हो जाते हैं, टेंडेंसी वही है जो वही। धार्मिक लोगों की थी। इन्होंने बस एक डिफरेंट आइडियोलॉजी पकड़ ली है। मैं जब कहता हूँ ना क्रिटिकल थिंकिंग हाई रखो, तो मेरा मतलब ये नहीं होता किसी टैग या लेबल को अपना लो। एक एथीस्ट पर्सन भी हाईली इरेशनल हो सकता है, या फिर लो इन क्रिटिकल थिंकिंग हो सकता है। अब ये जो पर्सन है जो अपने को रैशनल कह रहा है, इसकी ये क्लिप देख के मुझे पता लग रहा है कि ही इज हाईली इमेच्योर, तो क्रिटिकल थिंकिंग इसकी तो डेड है। अब इसको जो फॉलो कर रहे हैं उनकी भी डेड होगी। अब वो तो इसको इसी लेबल से फॉलो कर रहे हैं कि हाँ ये रैशनल बातें करता है, हम भी रैशनल हैं, हम लॉजिकल हैं, तो ये सही कह रहा होगा। लेकिन यू फेल टू अंडरस्टैंड दिस नुआंस कि वो जिस तरह की सोच को स्प्रेड कर रहा है, स्पेशली टू यंग किड्स 18-20 साल के, उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर आप वो नेगेटिव इम्पैक्ट कैच नहीं कर पा रहे हो ना, तो यू आर लो इन क्रिटिकल थिंकिंग, तो आपके एथिज्म का कोई फायदा ही नहीं हुआ फिर। जो मैं समझता हूँ, अगर कोई एथीस्ट है तो रैशनल होगा, लॉजिकल होगा, लेकिन यहाँ बस लोगों ने लेबल्स को अपना लिया है, क्रिटिकल थिंकिंग को नहीं अपनाया। व्हाट डू यू थिंक अर्पित अबाउट दिस? हाँ, सही बात है। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कहता कि अगर कोई एथीस्ट है तो वो रैशनल होगा ही होगा, या कहें कि अच्छा ही होगा, मोरल होगा। ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। जो एथीस्ट है वो हो सकता है कि वो भी मतलब ऐसा मतलब अपने उस बंधन से बंधा हुआ हो जो कि मतलब उसको भगवान के ना होने में मतलब कुछ ऐसा मज़ा आ रहा है उस फ़िलॉसफ़ी में, वो एक अंधविश्वास कर रहा है और नहीं चीज़ों को उतना खुल के देख पा रहा। तो ये एक्चुअल में जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, ये इसके लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। ये मतलब लगातार अंदर अपने देखना पड़ता है कि आप कहाँ चिपक रहे हो। कहीं कोई ऐसा कम्फर्ट ज़ोन तो आपका नहीं बन रहा जहाँ आप चिपक जा रहे हो जाकर, और जिसके फ़ेवर में आप लगातार फिर चीज़ें बनाते रहते हो, बुनते रहते हो खुद से। ये चीज़ें बार-बार चेक करनी पड़ती हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में कंफर्ट जोन जब आता है तो जबरदस्ती कंफर्ट जोन से ही अपने आप को धकेलना पड़ता है, भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और ना क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर ना आपको आंसर लेट मिलते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग मैं ये कहूंगा ज्यादातर हमारे देश में नहीं है, क्योंकि ना सबको जल्दी जल्दी आंसर्स चाहिए, उनको हाँ, तुरंत झटपट सॉल्यूशन हुँ। चाहिए। जल्दी ये आंसर और यूट्यूबर्स भी बाबा जी की बूटी ही दे रहे हैं। और एक फाइनल आंसर चाहिए, हाँ जल्दी भी और फाइनल, हाँ। कि हमें बता दो हर चीज पे आंसर क्या है। शादी पे, हुँ। रिलेशनशिप पे, बच्चों पे, गॉड पे, फेथ पे, इनको कैसे समझाया जाए कि लाइफ के ना फाइनल आंसर्स होते ही नहीं है। आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपकी लाइफ है, पर्सनैलिटी है, वो चेंज होती रहती है। मैं 5 साल पहले जो सोच रहा था अब वो नहीं सोच रहा हूँ, और मैं अपने आप को रेडी करता हूँ इस चीज़ के लिए, अपने मेंटली प्रिपेयर करता हूँ कि 5 साल बाद भी मेरे बिलीफ सिस्टम चेंज हो सकते हैं। और आप भी रखो ये,
आज के टाइम पे जो भी फिलॉसफी आप पढ़ रहे हो उसको फाइनल लाइफ का आंसर मत समझ लो, मूव ऑन करते जाओ, स्पेशली एट अ हाँ। यंग एज। यार 18-20 साल में तो तुम्हारी पढ़ने लिखने की कमाने की उम्र है, उस पे फोकस करो ना। 18-20 साल के अगर आप हो और आपकी प्रायोरिटी अगर पैसा कमाना नहीं है, एक तो पैसे को इतनी नेगेटिव लाइट में पता नहीं हर कोई क्यों देखने लग गया है। इट्स हाईली इंपॉर्टेंट राइट नाउ। आपकी लाइफ में जितने भी एरियाज हैं सारे सॉर्ट हो सकते हैं या फिर बहुत ही मिनिमाइज हो सकते हैं बाय मनी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी मैं तो कहता रैशनल हूँ कि जो लोग मतलब जो संस्थाएं या जो लोग भी आपको ये समझाते हैं कि ये जो कंज्यूमरिज्म है, भौतिकवाद है, ये कितना बुरा है और आपको पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, वही लोग बार-बार डोनेशन के मैसेज भेजते हैं आपको। डोनेशन दो, डोनेशन दो। अरे जब इतना इतना ही उनकी पैसे संस्था से शुरू आपको हुई है इतना पैसे से। और एक और चीज ना, जो भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी आपने देखा जाए कुछ होते हैं जो हमेशा बोलेंगे मिनिमलिज्म अपनाओ, यहाँ पे सब करो, फिर बाद में ये भी बोलेंगे कि भाई बाहर के देश कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं। भाई बाहर के देश मटेरियलिज्म में बिलीव करते हैं तभी वो इतने डेवलप हो रहे हैं। तुम हाँ, लोग तो मतलब चाह भी, तुम तो दोनों हाथों में चाह रहे हो कि घी निकले। एक तरफ ना बोल रहे हो कि देखो, जंगलों में भी रहो, एक तरफ बोलो इवॉल्व भी करो। मतलब हम लोग ना हर चीज में एक सुपीरियर और एक लोअर ऐसे करके मतलब चीजें बना देते हैं कि मतलब जो अध्यात्म है वो तो सुपीरियर हो गया और जो भौतिकवाद है वो नीचे हो गया। हम ये नहीं समझते यार दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना? अगर हम्म, आप इस भौतिक शरीर के, आपका शरीर भौतिक ही है, आप कोई मतलब कोई वो नहीं है, आपके हाथ पे चोट लगेगी तो आपको दर्द होगा, आपको खाना चाहिए ही होगा, बिना खाने के आपका काम नहीं एग्जैक्टली। चलेगा, बिना हवा आपको लेनी पड़ेगी, जो भी आपकी जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो आपको चाहिए चाहिए होंगी। तो अगर ऐसा है तो फिर वो इंपॉर्टेंट क्यों नहीं हो गया, उसको आप क्यों लेस इंपॉर्टेंट कर दे रहे हो? वही तो मैं वो कह भी रहा इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। ये इंडिया के हूँ। अंदर बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, बहुत बड़े लेवल पर, जिसने मुझे लगता है कि इंडिया को बहुत पीछे करा है, कि हम इसी लगातार हम जो अध्यात्म है और ये त्याग है इसकी बातें करते रहे और हमने लगातार जो भौतिकवाद है उसको इतना गरियाया, उसको इतना नीचे दिखाया कि वो मतलब हम इसीलिए अब तरक्की नहीं कर पाए। मतलब आप सोचो कि जो हमारी जो ऐसी जातियां थी जो कि काम करती थी, जो कामगार हम्म, जातियां जिनको बोलते हैं, जो हाथों से हम्म, कुछ चीजों को बनाती थी, वो निचली जातियां हम्म, थी हमारी। हाँ हाँ हाँ। क्यों? क्योंकि वो सामान के साथ वो टैकल कर रहे हैं, क्योंकि वो चीजों को बना रहे हैं, वो भौतिकवाद से जुड़े हुए हैं। और हाँ जो हाँ हाँ। ऊंचे पायदान पे कौन था? वो ब्राह्मण थे जो कि अध्यात्म की बातें करते थे, वो सबसे ऊपर थे। लेकिन हम्म, जब बाहर से लड़ाके आए तो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास अच्छे घुड़सवार नहीं थे, हमारे पास अच्छे रथ नहीं थे, हमारे पास तलवारें नहीं थी अच्छी, एग्जैक्टली। उनके पास थी। तो वो थोड़ी सी टुकड़ी आई और हमें जीत कर चली गई। तो इसी से समझो कि ये दोनों की कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना? आप एग्जैक्टली। अध्यात्म की बातें कर सकते हो घर पे बैठ के रिलैक्स होकर। क्यों कर सकते हो? क्योंकि एक पूरा सिस्टम है, जो कि पूरा भौतिक है, जो कि लगा हुआ है इस चीज में कि सब कुछ व्यवस्थित रहे। एक सैनिक है, पूरे इतने सारे सैनिक हैं जो कि बॉर्डर पर पहरा देते हैं कि वहां से कोई थ्रेट ना आ जाए। पुलिस सिस्टम है और प्रशासन है जो कि ये इस चीज को मेंटेन रखता है कि जो शांति है जो बनी रहे समाज के अंदर। और तमाम चीजें, तमाम संस्थाएं जो इन सब चीजों को इंश्योर करती हैं। तब जाकर आप एग्जैक्टली। बैठकर एक अध्यात्म का आनंद ले सकते हो। ठीक है ना? तो एग्जैक्टली। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आप एक को कम या एक को ज्यादा नहीं कर सकते हो। हाँ। मेरा एक फेवरेट कैरेक्टर है लॉयड फॉन्टेरा। उसने कहा था अगर इफ मनी इजंट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम इट बेसिकली मींस यू डोंट हैव एनफ मनी। उसने सीधा ये बात बोली थी। और एक अच्छा, और दो बात आपने तरह जैसे के। हाँ, जैसे अर्पित भाई ने कहा कि स्कैम है बहुत बड़ा अध्यात्म का, ये तो मैं मानता हूँ। ये तो जानबूझ के स्कैम बनाया गया है ताकि जो एक्चुअल वेल्थ ना कुछ ही लोगों के पास सेंट्रिक रहे और हर कोई आदमी ना मांगे, तभी ये हम्म, स्कैम और ज्यादा बढ़ावा और ये आस्था वाली चीजों को ज्यादा ही फोकस कर दिया गया ताकि पैसे जो है ना, जो ट्रू मटेरियलिस्ट टाइप के होते हैं ना, जो अपने आप को आस्था वाला दिखाते पर है मटेरियलिस्ट, वो अपने पास ही बचा के रखे, बाकी लोगों को ना देना पड़े और या हम्म। बाकी लोगों से बल्कि पैसे खींच के अपने कोषों को भरा जाए। मैं वही तो तो ना, हमेशा देखो मतलब वो हमें दिखता भी है, बाबा जी जो हैं बैठे हुए हैं आसन पे लगा के बैठे हुए हैं। ठीक है ना? और वहां से मोह माया का प्रवचन दे रहे हैं, सब मोह माया है। और बाबा जी घूम रहे हैं बढ़िया गाड़ी में यार, वो तो वॉल्वो में घूम रहे हैं, वो मर्सिडीज में घूम रहे हैं। एग्जैक्टली। और जो आम और जनता है वो बेचारी बसों में धक्के खा के वहां पे पहुंची है, और उसके बाद भी जेब हाँ, से जो भी 100 रुपए 50 रुपए निकाल निकाल के दे रही है बाबा जी को। बताओ। देखो, अरे बाबा जी खुद साइंस का सहारा लेकर अभी
इलाज करा रहे हैं अपना, और उसी साइंस के वो अगेंस्ट बोलते हैं, हाँ। उनके लिए जरूरी है। हाँ, जड़ी तो बूटियों ये से करो ना अपनी घुटना ठीक। बाबा तो पता है, रामदेव जब बीमार पड़े तो सीधे एम्स में भर्ती हो गए ऋषिकेश में जाके, ठीक है। हाँ और उनका अरे यार तुम्हारा पतंजलि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इतने लोग जाते हैं वहां पर कि भाई हम ये ठीक कर देंगे, वो तुम्हारी ये बीमारी ठीक हो जाए, वो अरे वो काम नहीं आए तुम्हारे, तुम्हें क्यों एम्स में जाना पड़ा? रामदेव जी खुद बोल बोल के थक गए कि एलोपैथी में कुछ नहीं रखा, आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा है, और खुद अरे एलोपैथी का बाबा, इस्तेमाल ले रहे हो फिर। तो और एक और बाबा जी हैं अपने, मॉडर्न बाबा जी, उनका खुलासा करेंगे हम अपने एक और वीडियो में। कुछ नई इमेजेस वीडियो सामने आए हैं। तो पॉइंट यही है गाइस कि एक तो मैं हमेशा जो बात करता हूँ ना कि एक नुआंस पर्सपेक्टिव से चीजों को देखो। जैसे मटेरियलिज्म के कुछ लोग अगेंस्ट हो रखे हैं, और ये पता है अर्पित भाई, एक तो कुछ बाबा जी बता रहे हैं जो स्पिरिचुअलिटी के चक्कर में लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि मटेरियलिज्म बेकार है। अब कुछ रैशनल लोग भी आके बता रहे हैं, उनके वीडियोस बन रहे हैं कंज्यूमरिज्म के अगेंस्ट पे, मटेरियलिज्म के अगेंस्ट पे। 18-20 साल के बच्चों को वो ये समझा रहे हैं कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने खर्चे कम कर दो, जॉब कर रहे हो तो जॉब छोड़ दो। तो ये ना उनको मटेरियलिज्म से ही दूर कर रहे हैं, जो चाहिए, जो एक नीड ऑफ द आवर है अपने देश में स्पेशली। सही बात। विदाउट 9 to 5 कैसे हम प्रोग्रेस करेंगे, आप बता दो मुझे। अगर कोई एंटरप्रेन्योर भी बनता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको एम्प्लॉयज तो चाहिए। 9 to 5 से आप एस्केप कैसे कर लोगे? और इसके अगेंस्ट आप बोल कैसे सकते हो जब आप ये भी कहते हो कि हम यूएस चाइना से इसी रीजन की वजह से पीछे रह गए कि हमने कभी मटेरियलिज्म को अपनाया नहीं, कंज्यूमरिज्म को नहीं अपनाया। तो आपका स्टांस है क्या? मैं जितने रैशनल यूट्यूबर हैं उनसे पूछ रहा हूँ, कंज्यूमरिज्म और मटेरियलिज्म उसको अपनाएं या ना अपनाएं? मुझे इनका स्टांस से क्लियर नहीं हो पा रहा। नहीं, मैं तो इनसे सीधा कहता हूँ, सीधा पूछता हूँ कि भाई आपके पास अगर कोई ऐसा अल्टरनेट मेथड है जिसकी वजह से आप जो मेरे भारत देश के जो लोग हैं 80% जो जनता है जो कि अनप्रिविलेज्ड है, जिसकी मतलब हालत खराब है, उसकी उनकी जिंदगी को अगर आप बेहतर करने का कोई आपके पास प्लान है ऐसा जो कि उनकी जिंदगी को बेहतर कर सकता है, तो आप बताओ। मैं कंज्यूमरिज्म और मटेरियलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट हो जाऊंगा, मैं आपके साथ आके खड़ा हो जाऊंगा। आपके पास कोई प्लान नहीं, आप बातें करते हो बड़ी बड़ी कि ऐसे कर लो, जीवन में ऊंचा उठना है, ऊंची बात करनी है, ये करना है, वो करना है। अरे वो सब छोड़ो यार, पहले एक जो आदमी है उसकी बेसिक नीड पूरी करो, उसके पेट में ठीक का अच्छा सा खाना पहुंचाओ, कम से कम इतना तो करो। उसके बाद जो कुछ बात करोगे तो फिर भी उसकी कुछ वैल्यू है। तो मुझे तो अभी यही रास्ता दिखता है कि भाई जब तक इंडिया में डेवलपमेंट नहीं होगा, हम डेवलप अच्छी खुराक नहीं मिलेगी लोगों को, अच्छा रहन सहन नहीं होगा लोगों को, अच्छी उनके पास जॉब नहीं होगी, ये सब कुछ नहीं होगा, तब तक हम कहाँ मतलब उम्मीद कर सकते हैं। ये पहले करना जरूरी है। वही ना कि जो पहले नींव जो है ना मटेरियलिज्म से ही नींव रखी जाती है, उसके बाद फिर आप फिलोसफी की बातें कर सकते हो, आप ऊंचे लक्ष्यों की बातें कर सकते हो। पहले कम से कम बेसिक नीड पूरी करो, वो नीड ऐसे ही पूरी होने वाली है, वो मटेरियलिज्म से ही होगी, कंज्यूमरिज्म से ही होगी। उसके अलावा कोई अभी मेरे को कोई तरीका दिखता नहीं है। किसी के पास हो तरीका तो भाई कमेंट में नीचे बता देना मेरे को, मैं भी पढ़ के देख लूंगा। और स्पेशली ना, जैसे पैसे की जहां तक बात है, जब तक आप मंथली के 50,000 रुपए कमा ना लो, तब तक तो मैं कहूंगा कि ये कंज्यूमरिज्म फिलोसफी, ये सब पढ़ना भाई ही बंद। बेकार है एकदम। हाँ। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू मेक मनी। ये पैसा आ जाए ना, फिर सोचना कि बचाना कैसे है। अभी पैसा है नहीं, बचाने पे ज्यादा फोकस है। ऐसे कैसे चलेगा लाइफ में? लोग ये टिप्स सीख रहे हैं 18 साल की एज में, लोग ये टिप्स सीख रहे हैं कि पैसे को बचाया कैसे जाता है। अरे भाई कमा तो लो। हाथ में कुछ आया नहीं। तुम ये अभी सीख रहे हो कि समाज से कटना कैसे है, कैसे ऑफिस पार्टीज में ना जाकर मैं पैसा कमा सकता हूँ, कैसे मैं 9 to 5 पार्टी अटेंड करें। जॉब शुरू करने से पहले ही बच्चे देख रहे हैं कि जॉब करनी कैसे नहीं है। ये कैसी एडवाइस सुन रहे हो फ्रॉम नेशनल यूट्यूबर? शादी करने से पहले देख रहे हैं शादी क्यों नहीं करनी है। अरे अभी एक रिलेशनशिप में नहीं आए अभी तक, गर्लफ्रेंड तक नहीं हाँ। बनी, और डिसाइड कर लिया है कि बच्चे नहीं करेंगे। ये कैसे टाइप की रैशनल थिंकिंग है? ये इसे इमेच्योरिटी का साइन है। ये लोग समझ नहीं चाहिए। क्योंकि ना उनको सेकंड हैंड थिंकिंग चाहिए ना, कि भाई मेरे बस की नहीं है इतना सोचना, तू सोच ले और तू ही बता दे। वही मैं कह रहा हूँ भाई, जो रिलीजियस टेंडेंसी है ना, वो गई नहीं है अब तक हमारे लोगों में। वो भी सेम ही है। पहले कोई गुरु बाबा को फॉलो करते थे, गुरु जी बताओ हमें क्या करना है। अब पूछ रहे हैं किसी रैशनल यूट्यूबर से, बताओ हमें क्या करना है।
बस गुरुजी नहीं बोलते। हाँ, वो टेंडेंसी तो वही है, किसी एक हाँ, पर्सन पे इतना फेथ रखना कि ये बताएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। एक पर्सन जो आपकी लाइफ के बारे में नहीं जानता, वो आपको बता ही नहीं सकता क्या सही है, क्या गलत है। अगर सारे रैशनल लोग साइंस में बिलीव रखते हैं, लेट्स से साइकेट्री, साइकोलॉजी, इन सब में बिलीव रखते हैं, तो शादी या बच्चे जैसा डिसीजन हमेशा एक रिलेशनशिप काउंसलर से लेना rather than a रैशनल यूट्यूबर। साइंस भी आपको यही बोलेगा। किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, मैरिज थेरेपिस्ट के पास चले जाओ, उससे पूछ लो मैं शादी बच्चे करूं या ना करूं, वो पहले आपके सेशंस लेगा। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं अपने पॉडकास्ट में। यही तो प्रॉब्लम गुरुजी के साथ भी आती है ना। अब कोई प्रेमानंद जी के पास गया, बताइए कि मेरे रिलेशनशिप में इशू क्या आ रहा है। अब प्रेमानंद जी पूछ ही नहीं रहे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, डिस्क्राइब करो अच्छे से। वो उसको ऐसे ही एक सोल्यूशन दे देते हैं, जैसे निर्मल बाबा दिया करते थे पहले के टाइम में, कि समोसे की चटनी चेंज कर दोगे तो आपका कुछ बन जाएगा काम। तो दारू अब पी बिना लोगे, आपकी लाइफ को जाने कोई आपका सोल्यूशन दे ही नहीं सकता। कर सकते हैं, स्पेशलाइज चीजें हम नहीं दे सकते। पर मुझे लगता है ना कि काफी जो यूट्यूबर्स है ना, जिनके पास एक सेट नंबर ऑफ फॉलोइंग हो जाती है ना, जब उनके पास वो ना एक गॉड कॉम्प्लेक्स उनके अंदर क्रिएट हो जाता है कि भाई हमको इतने लोग सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, कोई हमारी बात में वैल्यू है। फिर बाद में होता है हमारी बात में ही वैल्यू नहीं है, सिर्फ हमारी बात में ही वैल्यू है। उनका ये ना हिसाब ये बेशक हो का पता जाता है है अच्छा बाद में। तरीका भी है। कुछ लोग ना ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ, लोगों के अंदर ये टेंडेंसी होती है। मैं अगर कॉन्फिडेंस में आके कोई चीज बोलूँ ना, 10 चीजें, तो लोग मानेंगे मेरी बात। एक कॉन्फिडेंट ट्रेट को लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। जहां उनको ऐसा पर्सन दिख गया ना जो कह रहा है कि वो डिपेंड करेगा तुम पे, बैलेंस पर्सपेक्टिव लो, उस पे लोग बिलीव नहीं करते हैं इतना। वो कहते हैं कि शायद ये खुद ही क्लियर नहीं है, ये कंफ्यूज है। तो एक लोगों को एक कल्ट बनाने का ना सबसे फर्स्ट स्टेप यही होता है, ये बताना कि मुझे सब पता है लाइफ के बारे में, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में। तो ये मैं कभी नहीं करता हूँ, इसीलिए मेरे इतने कोई कल्ट बन नहीं रही है भाई, क्योंकि मैं बोलता ही नहीं वही ऐसा मैं कुछ, कह रहा हूँ, और कॉन्फिडेंटली लिटरली कल्ट लीडर वीडियोस यही है करते हैं, भाई। उनके पास हर हाँ, चीज का एकदम क्लियर कट जवाब होता है। और ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि मतलब ये एक मैंने कहीं पढ़ा था, कुछ लाइन थी बड़ी अच्छी सी कि हाँ, कि इस दुनिया के साथ समस्या ये है कि जो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मतलब समझदार लोग हैं, वो मतलब बड़े संशय में है, बड़े उसमें है कि मतलब क्या सही है, क्या गलत है, उसको लेकर उनके दिमाग में थोड़ी उथल-पुथल है। लेकिन जो बिल्कुल बेवकूफ लोग हैं, वो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उनको सब कुछ पता हाँ, है। ये एक साइन होता है इस चीज को गेज करने का कि एक बंदा कितना मैच्योर है या फिर लाइफ के बारे में कितना जानता है। अगर एक पर्सन, लेट्स से करियर, रिलेशनशिप या फिर फेथ, इन 3 चीजों को लेकर बिल्कुल क्लियर है अपने हेड में कि ये सही है, ये गलत है, वो पर्सन फ्रॉड है। वो पर्सन आपको ना एक फेक होप बेचेगा या फिर आपको कोई फेक बिलीफ सिस्टम दे देगा, जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ फकअप करोगे। या भी क्लैरिटी फेटल बिलीफ सिस्टम दे देगा। जो फाइनल आंसर्स हैं या क्लैरिटी है, वो आपको खुद को जान के ही मिलेगी। आपको सिर्फ पर्सपेक्टिव सुनने हैं हर पर्सन के। डिफरेंट किताबें पढ़ो, डिफरेंट यूट्यूबर्स को सुनो। और मेरी फीड ना कोई अगर देखेगा ना, वो हैरान हो जाएगा कि मैंने कैसे अपनी फीड को ऑप्टिमाइज कर रखा है। बिलीव नहीं करोगे, मेरी फीड पे प्रेमानंद जी के वीडियो आते हैं और अर्पित भाई की वीडियो भी आते हैं, सेम। दोनों आते हैं। क्योंकि मैं अपोजिट कंटेंट बहुत देखता हूँ, अपनी आइडियोलॉजी से डिफरेंट। वही तो मैं, तो एल्गोरिथम को देखने ऐसे चाहिए। ट्रेन कर रखा है। वही तो होता है यार। मैं पूकी बाबा के भी सुन देखता हूँ कभी कभी, पता तो चले क्या बोल रहे। वो तो क्या वो तो पता। एंटरटेनमेंट मैं के लिए। कॉमेडी के लिए देखता हूँ यार, वही एंटरटेनमेंट तो। जबरदस्त है। और कॉमेडी तो चाहिए मुझे यार, कपिल वाले से बोर हो गया हूँ मैं बहुत। एक एक लेडी उनके पे आती है, और वो बड़ी मोटी सी लेडी है, एकदम मोटे मोटे हाथ रखे हैं। वो पूछते हैं कि गुरुजी वजन बहुत बढ़ गया, तो वो कहते हैं कि रोटी कम खाया करो। तो कहती गुरुजी पराठे खा सकते हैं। हे भगवान। वो तो वही अजीब मैं ही कह है। रहा हूँ। उनका नाम पूकी इसी रीजन से पड़ा था भाई, वो बस फनी बाबा है। वो कोई शायद सीरियसली कोई लेता भी नहीं है उसको। पता नहीं रिलीजियस लोग लेते भी हों। हाँ, जो लेते लेता हैं है भाई, जो वो उनके लेता पास जा रहे हैं और गुरुजी करके कर रहे हैं, तो दैट मीन्स सीरियसली ले रहे हैं वो। है। तो ये बेवकूफी की निशानी है भाई। लाइक किसी पर्सन पे ना हाई फेथ रखो ही मत। हमारे ऐसे कोई पॉडकास्ट में कोई अगर गेस्ट आता है ना, बोलते हैं लोग, अरे गोट आ गया,
गोट किस सेंस में, कौन सी फील्ड में? रैपर है क्या? ये एमिनेम है क्या? एमिनेम को भी गोट क्यों बनाना है? कोई गोट नहीं है, पता है। हाँ, अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में वो गोट हो सकता है। हम्म। विराट कोहली क्रिकेट का गोट है, लाइफ का गोट नहीं हो सकता। लोग अपने जो पॉडकास्ट होते हैं फेमस वाले, प्रखर, राज शमानी, इन पे मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखना किसके होते हैं? कुछ सेलिब्रिटीज के। माधुरी दीक्षित कभी आके लाइफ के ज्ञान दे रही है, कभी जानवी कपूर बता रही है रिलेशनशिप को कैसे, एक्सपर्ट ओपिनियन ये सब समझा रही है। यार उन्होंने ऐसा क्या पढ़ा हुआ है? उनको सिर्फ क्रेडिबिलिटी सिर्फ इस रीजन से मिली है कि वो फेमस हैं, बस। बस वो फेमस है तो उसको लाइफ के हर एरिया की नॉलेज होगी क्या? ये हाँ वही है। आजकल पॉडकास्ट भी बड़े ध्यान से सुनने पड़ते हैं। तो जैसे एज अ राइटर मैं डैन परेल के पॉडकास्ट आजकल बहुत देख रहा हूँ। कोई स्पेसिफिकली वो राइटर्स को ही बुलाता है जो अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्टीज हो चुके हैं। तो अगर किसी को अपने कैरियर को आगे बढ़ाना है, अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज लानी है, तो आप ऐसी चीजों को सुनो जो जिसमें एक्चुअली जो आपको आगे बढ़ा सके। और ऐसे लोगों को सुनो जो ना आपको दोनों साइड का ओपिनियन दे रहे हैं। विकास दिव्याकीर्ति एक एग्जांपल है, श्वेताब गांगुर एक एग्जांपल है। जो विकास दिव्याकीर्ति का रिलीजन के ऊपर एक पॉडकास्ट था 2 या 2.5 घंटे का, मुझे वो अब तक वन ऑफ द बेस्ट लगा है। इसी रीजन की वजह से उन्होंने रिलीजन के जो लेट्स से बेनिफिट्स हैं, या फिर विदाउट हर्टिंग पीपल सेंटिमेंट्स, जो फैक्ट्स को या डेटा को प्रेजेंट किया, वो एक्चुअल में आई थिंक किसी रिलीजियस पर्सन को कन्विंस कर सकता है टू लीव हिज सुपरस्टिशंस या बिलीफ सिस्टम्स। और कुछ ऐसे अगर यूट्यूबर हैं जो सिर्फ आके ट्रोल कर रहे हैं किसी बाबा को, गालियां दे रहे हैं फनी वे में, मतलब उसकी खिल्लियां उड़ा रहे हैं, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। ये पॉडकास्ट इज एंटरटेनमेंट भाई। टेक्निकली यहाँ पे इंडिया के अंदर पॉडकास्ट ज्यादा फेमस एंटरटेनमेंट के पर्पस से हुए ना। हाँ, लोग कुछ नया सीखने नहीं आते भाई, वो अपनी बस आइडियोलॉजी से कुछ उनको सिमिलर ओपिनियंस मिल जाए तो वो खुश हो जाते हैं देख के। बस अपने पॉडकास्ट स्टार्ट करके मुझे तो यही रियलाइज हुआ, तभी ये पॉडकास्ट थोड़ा हमने डिफरेंट रखा, ताकि ना मैं ये करने वाला हूँ इस पे कि रिलीजन की कुछ लेट्स से पॉजिटिव इनसाइट्स या बेनिफिट्स हो सकते हैं, मैं ये एक्सेप्ट करने को रेडी हूँ। मैं तभी बात भी करता हूँ जो अपनी रिलीजियस फिलॉसफी है, जो हिंदू फिलॉसफी है, मैं उससे हेट नहीं करता हूँ। अब उसमें लोग बोलेंगे वो कास्टिज्म स्प्रेड करता है, आई एग्री टू दैट, लेकिन मुझे ना लोगों की ऐसी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है कि आपके सामने कुछ रॉन्ग डेटा प्रेजेंट भी हो रहा है ना, तो आपको पता हो कि हाउ टू इग्नोर दैट। जब तक ये नहीं होगा ना, जैसे फ्री स्पीच की अगर हम बात करते हैं, फिर तो इंडिया में कुछ भी अलाउड नहीं होना चाहिए। एक एनिमल या कबीर सिंह जैसी मूवीज जो पेट्रियार्की को सेल करती हैं, फिर तो हमें उसके भी अगेंस्ट खड़े हो जाना चाहिए। क्योंकि कबीर सिंह को छोटे जो बच्चे हैं जैसे 20-22 साल के हैं, मिमिक करने की कोशिश करते हैं, वो उससे स्मोकिंग सीखते हैं, वो उससे पेट्रियार्की लर्न करते हैं। तो कबीर सिंह जैसी मूवी का भी बुरा इम्पैक्ट हो रहा है, पर उसके सपोर्ट में वही लिबरल्स खड़े हो जाएंगे जो गीता को बैश करते हैं। तो गीता को बैश करने का भी तो यही रीजन था ना, कि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस दिख रहा है हमें सोसाइटी पे। नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो इन मूवीज का भी हो रहा है, तो इसको फिर बैश करना स्टार्ट करें। कोई भी पर्सन जो आपकी रॉन्ग आइडियोलॉजी को बेच रहा है, वो एक इंडिया जैसी कंट्री में इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, ये तो मुझे दिख रहा है। अगर कोई पेट्रियार्कल फिगर है, ऐसे यूट्यूबर्स हैं काफी, एक रॉय करके है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बातें करता है अराउंड रिलेशनशिप्स, पेट्रियार्की को प्रमोट करता है, लेकिन हम उनके सपोर्ट में स्टिल खड़े होते हैं क्योंकि वी रिस्पेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इस पे सॉल्यूशन फिर कैसे निकल के आएगा? तो मुझे तो ये लगता है, जैसे मैं हर किसी को सुनता हूँ यूट्यूब पे, मैंने एंड्रू टेट के काफी वीडियोस सुने हैं, लेकिन मेरे को पेट्रियार्की सेल नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे पता है पेट्रियार्की इज रॉन्ग, और मैंने उसकी जो बुलशिट बातें थी उनको फिल्टर आउट कर दिया। तो ऐसे अपना जो कंटेंट सुनने का वो है ना कैपेबिलिटी है, वो डेवलप करो कि आप नेगेटिव बैड बातों को फिल्टर आउट कर पाओ और कुछ जो अच्छा है वो ले पाओ। ऐसे ही धर्म या फिर ये जो हम अंधविश्वास की बातें करते हैं वो खत्म होगा। अभी हम बस चिपके रहते हैं या तो लेफ्ट में या राइट में। जब तक ये टेंडेंसी रहेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला अपने देश का। बिल्कुल, हर तरह की बात सुनो और उस पर विचार करो, सोचो, उसको दिमाग में चलाओ थोड़ा सा। देखो, हो सकता है कि वो बात ठीक भी लग सकती है या हो सकता है वो बात आपको गलत लगे। ये करना ज़रूरी, यही तरीका होता है।
मतलब आप एक ही जो है आपने साइड पकड़ ली और उसी से रिलेटेड कंटेंट लगातार कंज्यूम करे जा रहे हो, तो फिर मतलब आप सोचो कि एक वही उसी एक मतलब एक उसी लूप में आप बैठे रहोगे, एक उसी में कुछ घूमते रहोगे, आप बाहर नहीं निकल पाओगे फिर उससे। ये करना बहुत ज़रूरी है। ये मतलब मैं भी करता हूँ। मेरा भी कई बार मुझे तो बल्कि कई बार कंप्लेन कर देते हैं उसपे इंस्टाग्राम पे आके कि सर आपने ये उनको क्यों फ़ॉलो करा हुआ है? अरे मैं देखना चाहता हूँ ना उसको वो क्या बात कर रहा है। हाँ, हाँ। और ये ना मेरा माइंडसेट पता है बहुत इवॉल्व हुआ है आफ्टर डूइंग दीज पॉडकास्ट। पता है किस सेंस में? क्योंकि मुझे अब टॉपिक चूज करने के लिए या फिर फिगर आउट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखनी भी पड़ती है। जैसे हम रील या मीम रिएक्शंस करते हैं, उससे मुझे चाहिए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। कोई धर्म वाली चीजें भी आएंगी जिसका शायद हम सूडो साइंस वो बस कर पाए, कोई मिथ बस कर पाए। तो जब से मैंने पॉडकास्ट शुरू किया ना, मैंने बहुत तरह तरह की चीजें सुननी शुरू की है। मेरा माइंड बहुत इवॉल्व हुआ है और ऐसे ही आपका भी होगा। अभी ना एक लर्निंग का जो वो होता है ना, कर्व होता है, वो सोशल मीडिया पे बहुत डिपेंडेंट है। बच्चे बाहर तो निकल ही नहीं रहे हैं, कोई सोशल ग्रुप्स में इतना इन्वॉल्व नहीं है। दिन रात बैठ के आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो। तो इससे ना मैक्सिमम इसको यूटिलाइज करो, कुछ नया सीखने की कोशिश करो, अपने उन ग्रुप से बाहर निकल जाओ। अब तो मैं तो बोलूंगा जितने भी एथीस्ट लोग हैं, आप एथीस्ट बन चुके हो, स्टॉप वॉचिंग एथीज्म कंटेंट। जो वीगन्स हैं, वीगन बन गए हो, स्टॉप वॉचिंग वीगन कंटेंट। सेम गोज फॉर एंटीनेटलिस्ट। जिसमें आपको ज्ञान हो चुका है, निकल जाओ उससे। अब कुछ और पकड़ो, और कुछ और पकड़ोगे ना, जैसे अब मैं एथीस्ट था, मैंने ना गीता वीता को हाथ भी नहीं लगाया था काफी टाइम से। मुझे लगता था वही कुछ नॉर्मल सी बातें होंगी, इसमें क्या ही मिल जाएगा, या फिर अपने उपनिषद हैं, वेद है, वेदांतिक जो थ्योरीज हैं। लेकिन मैंने ऐसी जस्ट फॉर द क्यूरियोसिटी उनको उठा के देखा, मुझे काफी कुछ सीखने को मिला उसमें से। मैं तभी रिकमेंड भी करता हूँ लोगों को, फिलोसफी अगर पढ़नी है तो पढ़ लो। वैसे ही एंटी नेटलिज्म के ऑपोजिट मैं काउंटर बिल्ड करने की क्यों कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ एक्सप्लोर करना अदर साइड को। आप अगर एंटी नेटलिस्ट बन गए हो या वीगन बन गए हो, तो सोचो ना काउंटर्स क्या हो सकते हैं। एज अ फन एक्टिविटी ही सोच लो, मजा आएगा आपको इसके अंदर भी। दूसरी साइड जाके तो देखो, एक्सप्लोर तो करो। वरना तो आप वही धार्मिक लोगों की टेंडेंसी को ही बस अडॉप्ट कर रहे हो। वो नहीं सुनना चाहते, आप भी नहीं सुनना चाहते दूसरी साइड को, तो फर्क क्या हुआ? तो गौरव भाई, तुम भी एक बार कंक्लूजन दे दो अपना, और मैं एंड बोल रहा हूँ करते हैं। कुछ भी फिलॉसफी चाटने से पहले अपनी लाइफ को देखिए, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। चाटता कौन है भाई फिलोसफी को? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कोई भी फिलॉसफी एब्जॉर्ब करने से पहले ये देखो कि आप अपने लाइफ में कहाँ हो। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास जॉब नहीं है, या फिर कोई स्टार्टअप जॉब है, तो योर जॉब राइट नाउ इज टू बेसिकली इवॉल्व योरसेल्फ। ज्यादा पैसा कमाइए, अपनी नेटवर्किंग करिए, दूसरों से बात करिए, अपने आप को अपस्किल करिए। दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड प्रायोरिटाइज। और उसके अंदर डीप जाके देखिए। जब आपके पास एक स्टेबल अच्छा ग्राउंड आ जाता है, उसके बाद आप इन डीप फेटलिस्टिक पॉजिटिव नेगेटिव जो भी फिलॉसफी आपको पसंद आई, आप उनके अंदर डेल्व कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट आपका जो पर्पस ये होना चाहिए, अपने लाइफ को इवॉल्व करना। इसका मतलब इस तरह के कंटेंट कंज्यूम करिए जो आपको एक्चुअली लाइफ में आगे इवॉल्व कर पाए, जो आपको हाँ, एक्चुअली क्यूरियस बनाए। इन पे फोकस रखो यार अभी, क्योंकि और ये ये बात अभी मेरे लिए अप्लाई जरूरी होती है है। दोनों ग्रुप्स को, हाँ हाँ, चाहे वो रिलीजियस हो या एथीस्ट हो, तुम रिलीजियस दोनों हो, को अपनी सबको सबको, हाँ सबको। अपने आप को देखो पहले, फिर कहाँ पे अगर ना एक कंफर्टेबल पोजीशन में आओ पहले लाइफ के अंदर, उसके बाद इनको एब्जॉर्ब करना शुरू करो। लेकिन जब तक आप नहीं आए हो तो आपको पल्ले भी नहीं पड़ेगा कुछ। आपका कुछ कंक्लूजन अर्पित भाई, फिर इसको एंड करेंगे। हाँ, बस यही कंक्लूज़न तो दे ही दिया था पहले कि थोड़ा-सा माइंड को खोलो यार, पढ़ो, अलग-अलग चीज़ें पढ़ो। दुनिया में केवल एक ही फ़िलॉसफ़ी नहीं है जो आपको लगता है कि वही दुनिया का सार है। बहुत कुछ है पढ़ने को, जानने को, और उससे पहले ये सब करने से पहले आपको पहले मजबूत करो, स्टैंड करो कहीं पर। वो सबसे पहले ज़रूरी है। उसके बाद ही सब कुछ हो पाएगा, क्योंकि आप हो तभी सब कुछ हो सकता है। आपको पहले खुद को मजबूत करना पड़ेगा। वो पहले करो, फिर साथ-साथ में भी कर सकते हो, लेकिन वो प्रायोरिटी है, उसको उसको हल्के में मत लो। उसको ये करके मत टाल दो कि वो कोई ऊँचा काम नहीं है। वो बहुत ज़रूरी काम है पहले करने के लिए। वो करो, बस यही है। वी और एक्चुअली ये समझ लो कि कोई रिलीजियस लोग आपसे इंफीरियर नहीं है, उनको बुद्धू हम्म, समझना बंद करो। आप भी शायद बड़े-बड़े बुद्धू हो सकते हो। तो कोई स्टूपिड नहीं है, कोई प्योर इंटेलेक्चुअल नहीं है। सबके अपने-अपने एरियाज़ में एक्सपर्टीज़ है।
तो जिस एरिया में आप लैक करते हो, कोई रिलीजियस हो या एथीस्ट हो, उन एरियाज पे वर्क करो, बस यही है। खुद पे वर्क करोगे तो देश भी इवॉल्व करेगा। सिविक सेंस कम है तो सिविक सेंस डेवलप करो, पैसा नहीं है तो पैसा कमाओ, रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं तो उनको फिगर आउट करने की कोशिश करो। ऐसे ऐसे आप प्रैक्टिकल या क्रिटिकल थिंकिंग भी इवॉल्व करोगे अपनी, एंड अपनी लाइफ को बेटर बनाओगे। इसमें धर्म का कोई लेना देना है ही नहीं। एक मेरे टीचर थे, तो उनसे मतलब जैसे ट्यूशन टीचर थे, तो जब हमसे ट्यूशन नहीं सॉरी स्कूल टीचर थे, तो जैसे एग्जाम आने वाले होते थे, हमसे उनके पास जाते थे कि सर कुछ इंपॉर्टेंट बता दो कि क्या आने वाला है। तो कहते थे जो तेरे को नहीं आता ना वही इंपॉर्टेंट है। तो वही मैं लोगों से कह रहा हूँ, जहां तुम लैग कर रहे हो वही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। वही करो। हाँ हाँ, सही में। अगर आप हाईली मटेरियलिस्टिक हो तो थोड़ी स्पिरिचुअलिटी पढ़ लो, हाईली स्पिरिचुअल हो तो थोड़ा मटेरियलिज्म पढ़ लो। डिफरेंट लाइफ के एरियाज को एक्सप्लोर करो, बस ये रहेगा फाइनल मैसेज इस पॉडकास्ट का। एंड आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि हम कहाँ कहाँ गलत थे, क्योंकि लोग काउंटर्स देने में बहुत ही एक्सपर्ट हैं। तो दीजिए, कोई और- दिक्कत नहीं है, हमें भी कुछ गाली सीखने। हाँ और गौरव भाई को थोड़ा सा कम गाली देना, उनका मेंटल स्टेट थोड़ा सा बिगड़ जाता है गालियां सुन के। तो आपके अंदर जो वो है, कंपैशन है, एम्पैथी है, जो आपने उस फिलोसफी से डेवलप की है, थोड़ा गौरव भाई के टुवर्ड्स भी एम्पैथी दिखाना, गाली देने के बजाय। ठीक है, तो ठीक है, इसको यहीं एंड करते हैं, एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट पॉडकास्ट गाइस। बाय बाय। बाय।